न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बच्चों कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। सपोज कीजिए कि टाइम इंटरवल dt में उसके मोमेंटम में चेंज आता है dp का, तो जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों वो dp अपॉन dt होगा। dt यहाँ पर टाइम इंटरवल है, dp चेंज इन मोमेंटम और f बच्चों फोर्स है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो फोर्स है बच्चों अगर वो जीरो रहे, मान लीजिए कि किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी जीरो है तो नेचुरल सी बात है बच्चों राइट हैंड साइड की क्वांटिटी भी जीरो होगी भाई, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। अब अगर दो क्वांटिटीज का रेशो जीरो है बच्चों तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर जीरो होगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर रेशो जीरो है तो मतलब न्यूमरेटर जीरो, तो डी पी की वैल्यू जीरो और डी पी की वैल्यू जीरो मतलब पी इक्वल्स टू क्या बच्चों, कांस्टेंट। भाई डी पी क्या है, डी पी इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन मोमेंटम। जो dp है बच्चों वो मोमेंटम में, वो संवेग में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। तो इससे क्या आ गया बच्चों, इससे आ गया p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कब, जब फोर्स क्या हो बच्चों, जीरो, जब फोर्स हो जीरो। अर्थात कि अगर किसी भी सिस्टम पर, किसी भी बॉडी पर या किसी भी बॉडीज के सिस्टम पर बच्चों एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नली। यहाँ पे हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए बच्चों। एक्चुअली हम लोग बोल तो देते हैं f इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, लेकिन कायदे से यहाँ पर जो f होता है बच्चों दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है, ये जो फोर्स है बच्चों यहाँ पर दिस इज एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, ये बाहरी बल है, बाह्य बल है जैसे हम हिंदी में कहें बच्चों, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कभी कभी कोई बॉडी खुद पर भी फोर्स लगाया करती है, तो अगर कोई बॉडी बच्चों खुद पर फोर्स लगा रही है तो आपको वो फोर्स को काउंट नहीं करना, आपको वो फोर्स काउंट करना है जो बाहर से लग रहा है। इंटरनली कोई बॉडी किसी पर कितना फोर्स लगा रही है उससे मतलब नहीं होता, एक्सटर्नली कितना फोर्स लग रहा है यहाँ हमें जो लिखना होता है बच्चों वो ये लिखना होता है। जब हम इवन F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन भी लिखते हैं तो उसका भी बेसिकली मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होना। जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ लिखते हैं बच्चों तो यहाँ पर F से मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नली, मतलब बाहर से कितना फोर्स लग रहा है। सो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखिक संवेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों एक्सटर्नली जो फोर्स लग रहा है इट इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। अगर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो dp अपॉन dt जीरो होगा। अगर दो क्वांटिटीज का रेशो जीरो है तो न्यूमरेटर जीरो, अगर न्यूमरेटर जीरो मतलब बच्चों dp जीरो, dp जीरो का मतलब ये हो गया बच्चों p कांस्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर हमने फोर्स कौन सा लेना है बच्चों, एक्सटर्नली। तो हम अगर किसी बॉडी पर या किसी बॉडीज के सिस्टम पर बच्चों कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है बच्चों वो कांस्टेंट रहता है, वो कंजर्व रहता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum. Law of conservation of linear momentum state when there is no external force on a system of bodies then its linear momentum, total linear momentum remains conserved, it remains constant. तो ये कुछ कहानी हमारे समक्ष आई है बच्चों, और इसे हम कहाँ से लाए, वी हैव डिराइव्ड दिस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। इसे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से अभी डिराइव करें बच्चों। इसके अलावा यही जो बात मैंने अभी जो अभी आपके सामने डिराइव करी, दिस यू कैन डिराइव इवन यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप थर्ड लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं बच्चों की, जैसे ए ने बी पर फोर्स लगाया, ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया तो बी ए पर कुछ फोर्स लगाता है बच्चों, ये होता है एफ बी ए, आप जानते हैं ये होता है एफ ए बी। और यहाँ से हम लोग बच्चों एक बात जानते हैं कि एफ बी ए बराबर क्या होता है, माइनस एफ बी ए। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, एकदम समान लेकिन बिल्कुल अपोजिट। देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोलिए, उनका रिजल्टेंट कभी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। सारी बातें हम लोग कर चुके हैं बच्चों। सो ये जो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है दैट यू कैन डिराइव यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। इवन आप लोगों ने जूनियर क्लास में बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करके ही इसको डिराइव किया था। तो ये जो है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सेकंड लॉ से भी लाया जा सकता है, थर्ड लॉ से भी लाया जा सकता है। इनफैक्ट जो थर्ड लॉ है बच्चों वो सेकंड लॉ से लाया जाता है। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली हमने इसको न्यूटन के सेकंड लॉ से ही लाया है। और चूंकि थर्ड लॉ से ला सकते हो बच्चों, इसीलिए अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलूं या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलूं बच्चों, दोनों एक ही बात है। ऐसे तमाम फिनोमिना बच्चों जो न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर भी बेस्ड है।
गौर कीजिएगा बच्चों, ऐसे तमाम फिनोमेना जो न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है बच्चों, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर भी बेस्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, हम जब पानी में तैर रहे हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। अगर मैं मान लीजिए स्विमिंग कर रहा हूं तो मैं पानी को पीछे की तरफ धकेलूंगा, या इवन बोट चला रहा हूं तो बच्चों हम जो चप्पू चलाते हैं उससे पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो पानी जो होता है बच्चों उस बोट को आगे की तरफ धकेलता है। देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आप पानी को जितना मोमेंटम पीछे की तरफ देंगे, वाटर को जितना मोमेंटम पीछे की तरफ देंगे, उतना ही बोट को मोमेंटम आगे की तरफ मिलेगा। इवन बच्चों जब हम सड़क पर चलते हैं तो आप गौर करें, जब भी हम कभी सड़क पर चलते हैं तो हमारे पाँव से हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो जमीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। बच्चों हम जब सड़क पर चल रहे हैं तो हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। ये जो है बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। इसी तरीके से बच्चों अगर आप एक होज पाइप मतलब जो काफ़ी मोटा वाला जो पाइप होता है जिसमें से काफ़ी पानी आता है, जैसे कि अब बोरवेल वगैरह लगे हो, खेतों में लगे हो बच्चों, तो अगर आप उस पाइप को पकड़ के खड़े हो जाए तो पाइप जोर जोर से हिलता है, क्योंकि जब उससे पानी आगे निकलता है बच्चों, जब उससे पानी बाहर निकल रहा है तो वो पाइप को पीछे की तरफ धक्का मारता है। वो पाइप को पीछे की तरफ धक्का मारता है जिससे आपके शोल्डर जो है बच्चों वो दुखने लग जाते हैं, उनमें पेन होने लग जाता है। बिकॉज वाटर अगर आगे बढ़ा बच्चों तो वाटर ने पाइप को पीछे की तरफ धक्का मारा, तो जितना पानी को मोमेंटम आगे मिला बच्चों उतना ही वाटर हमें या फिर पाइप को मोमेंटम उतना ही बच्चों पीछे की तरफ मिला। तो ऐसे तमाम फिनोमेना बच्चों जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पर भी बेस्ड है। और इसका बड़ा कॉमन सा एग्जांपल बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। और रिकॉइलिंग ऑफ गन जो होता है बच्चों, बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना, ये भी इसी पर ही बेस्ड है बच्चों। जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो गन पीछे की तरफ आती है। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो एक्चुअली गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, बुलेट गई आगे, ऑब्वियसली गन आएगी पीछे, और इसीलिए हमें एक जोरदार किस्म का जर्क लगता है, अच्छा खासा हमको धक्का मिलता है। तो वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ही बेस्ड है। सो दीज आर सम फिनोमेना बच्चों जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पर या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। इस पर हम सम करते हैं बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लॉ है फिजिक्स का और ये हर जगह नहीं लगता बच्चों। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे लोग हर जगह लगाना रख देते हैं। ये इसमें कोई संशय नहीं कि बहुत सारी जगह पे लगता है, पर हर जगह पे नहीं। ये केवल तब लगेगा बच्चों जब एक्सटर्नल जो फोर्स है बच्चों वो जीरो हो। इफ एक्सटर्नली लगने वाला फोर्स जीरो बच्चों तो फिर सीधी सीधी बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेगा कि मोमेंटम कांस्टेंट है। और मोमेंटम कांस्टेंट है बच्चों, इसका मतलब जितना मोमेंटम शुरुआत में उतना ही मोमेंटम बाद में, इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे बच्चों। एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में ही लिखा। तो चलिए इस पर हम लोग बच्चों अभी रिकॉइलिंग ऑफ गन के ऊपर ही हम लोग इस पर बच्चों सम करते हैं, जिससे हमको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। एक 5 kg की बुलेट से 5 kg की बुलेट से साहब 100 ग्राम मास की एक बुलेट फायर की गई। 5 kg की गन से 5 kg की गन से 100 ग्राम की एक बुलेट को फायर किया गया बच्चों विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन? गन की बच्चों रिकॉइल स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। वीडियो को क्षणिक देर के लिए बच्चों पॉज करके आप करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, जब गन से बुलेट फायर की जा रही है तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया। अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। आई रिपीट बच्चों, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया और बुलेट ने गन पे, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। और चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाहर से बल नहीं लग रहा बच्चों, इसलिए इस केस में जो मोमेंटम रहेगा बच्चों दैट यू वुड फाइंड इज कांस्टेंट क्वांटिटी। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू बच्चों फाइनल मोमेंटम। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे, तो बच्चों ये मोमेंटम कितना? जीरो। पहले जीरो। क्यों जीरो पहले? क्योंकि बच्चों पहले शुरुआत में गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी रेस्ट में थी। भाई मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब जहां तक बच्चों बुलेट का मास है दैट इज 100 ग्राम, ग्राम को आप केजी में चेंज करेंगे और वो रेस्ट में थी। और दूसरी बार बच्चों 5 kg की गन जो कि भी रेस्ट में थी।
तो बच्चों बुलेट का मास इतना, वो रेस्ट में थी, गन का मास इतना, वो भी रेस्ट में थी। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, अब बुलेट जो है, बुलेट यहाँ पर मान लीजिए उसका मास नहीं रखा, इनफैक्ट 0.1 kg। नाउ बुलेट इज मूविंग विद स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। नाउ दिस इज स्पीड, दिस इज द मास ऑफ गन, दिस इज द मास ऑफ गन। लेट अस सपोज दैट गन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। सो व्हाट डज हैपन बच्चों, यहाँ पर यदि लेफ्ट हैंड के एक्सप्रेशन को देखें तो वो 0 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 20 + 5v, और इस तरीके से बच्चों v की वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर ये माइनस साइन जो लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, ये क्या बता रहा है, दिस माइनस साइन इज सेइंग कि जिस डायरेक्शन में बुलेट गई है गन उसके अपोजिट आई है। इन व्हाट डायरेक्शन बुलेट इज मूविंग, गन इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट। दोनों के अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है बच्चों, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा। जहां गन के बैरल ने बुलेट पे फोर्स लगाया, वहीं बुलेट ने बच्चों गन के बैरल पे फोर्स लगाया। एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा, और एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, इसलिए मोमेंटम कांस्टेंट है। और मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब बच्चों, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या बच्चों, यहाँ पर हम जो है एक्चुअली गन को और बुलेट को दोनों को एक सिस्टम मान के चल रहे हैं। गन और बुलेट दोनों को कंबाइंडली हमने एक सिस्टम माना बच्चों। और ये कैसे मालूम पड़ा कि हमने दोनों को एक सिस्टम माना, कई बार ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक्चुअली आपने केवल बुलेट का मोमेंटम नहीं लिखा, आपने केवल गन का मोमेंटम नहीं लिखा, आपने तो दोनों का सम लिखा है। You have not written the momentum of bullet only or of gun only, आपने दोनों का सम लिखा है, बुलेट का, गन का, फायर करने से पहले और फायर करने के बाद का। मतलब यू पीपल आर कंसिडरिंग दैट बुलेट एंड गन एज अ होल सिस्टम, एज अ सिंगल सिस्टम। आप यहाँ पर बुलेट को और गन को बच्चों एक सिंगल सिस्टम मानकर चल रहे हो, दोनों को एक अकेला सिस्टम मानकर चल रहे हो बच्चों। तो शुरुआत में बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में थी। बुलेट का मास इतना है, गन का मास इतना है ना भाई, बुलेट का मास इतना, गन का मास इतना। बिगिनिंग में दोनों रेस्ट में थे तो दोनों की स्पीड 0 हो गई, और बाद में बुलेट इतनी स्पीड से गई, गन की स्पीड मैंने v मान ली। सॉल्व करेंगे बच्चों, यार माइनस साइन इंडिकेट्स इन व्हाट डायरेक्शन बुलेट इज मूविंग, गन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट। इसी पर बेस्ड एक बच्चों में एक बात बताऊं आपको यहाँ पर कि देखिए इस केस में जैसा मैंने कहा कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब जितना मोमेंटम शुरू में उतना मोमेंटम बाद में। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि जो बुलेट है बच्चों, मैं बुलेट के मास को अगर मान लेता हूं स्मॉल m, बुलेट के मास को मैंने कितना मान लिया, स्मॉल m, और गन के मास को मैंने मान लिया कैपिटल M। यदि मैंने बुलेट के मास को स्मॉल m मान लिया, गन के मास को कैपिटल M मान लिया, बिगिनिंग में जस्ट बिफोर फायरिंग द बुलेट दे बोथ वर एट रेस्ट, जस्ट बिफोर फायरिंग दोनों रेस्ट में थे बच्चों। तो दोनों का मोमेंटम 0 था, और फायर कर लेने के बाद में बच्चों ये जो बुलेट है, लेट अस सपोज कि वो स्मॉल v वेलोसिटी से जा रही है। मैंने माना कि बुलेट स्मॉल v वेलोसिटी से जा रही है, और जहां तक गन का सवाल है बच्चों, उसका मास कैपिटल M माना है, और मैंने माना बच्चों की जो गन है इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी कैपिटल V। बुलेट जा रही है बच्चों स्मॉल v वेलोसिटी से, और गन जा रही है बच्चों कैपिटल V वेलोसिटी से। अभी लेफ्ट हैंड के एक्सप्रेशन को देखें बच्चों तो वो 0 होगा। सो दिस इज mv प्लस दिस इज कैपिटल mv। नाउ यू सॉल्व दिस, यू विल गेट v इक्वल्स टू बच्चों कितना, -mv अपॉन कैपिटल M। ये कुछ पिक्चर आएगी आपके पास। सो दिस कैपिटल V इज रिप्रेजेंटिंग बच्चों स्पीड ऑफ गन। ये स्पीड ऑफ गन है बच्चों, ये मास ऑफ बुलेट है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और ये मास ऑफ गन है। अब इस फार्मूले को देखें यदि आप बच्चों, तो यहाँ आप एक बात पाएंगे कि जो v है बच्चों इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। v जो है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल m है, और m किसका मास है बच्चों, गन का। नेचुरल सी बात है कि गन का मास जितना ज़्यादा होगा कैपिटल V, यानी जो पीछे की तरफ जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो उतनी कम होगी। heavier the gun, smaller is the velocity, lighter the gun, more would be the recoil speed of the gun। इसीलिए क्या होता है बच्चों, हम लोग जब बुलेट को फायर करते हैं, जब भी हम मान लीजिए किसी बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो हम गन को हमसे हमारी बॉडी से अच्छी तरह से चिपका के रखते हैं, अच्छी तरह से चिपका के रखते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है बच्चों, क्योंकि अगर हम उसको हमारी बॉडी से पूरा चिपका के रखेंगे तो हमारी बॉडी और गन दोनों कंबाइंडली एक सिस्टम बन जाएंगे। They both will work as a single system। If I'm firing this, what would happen बच्चों, मेरी जो गन है और मेरी जो बॉडी है वो एक अकेला सिस्टम बन जाएगी। और वो अगर एक अकेला सिस्टम बन गई,
अगर वो एक अकेला सिस्टम बन गई बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, पूरा टोटल जो मास है वो बढ़ जाएगा, और टोटल मास बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। भाई आप मेरी बात सुनिए, सपोज कीजिए गन का मास 10 kg है और मेरी बॉडी का मास 60 kg है, तो अगर मैंने उसको दूर रखा तो फिर वो गन का ही मास काउंट होगा, केवल 10 kg। लेकिन अगर मैंने 10 kg प्लस 60 kg मेरा काउंट कर लिया तो टोटल गन, जो गन है बच्चों, उसका टोटल मास हो जाएगा 70 kg। तो वो अगर वो हो जाएगा बच्चों, तो उस कारण जो स्पीड आएगी बच्चों वो रिलेटिवली काफ़ी कम आएगी। इसीलिए क्या होता है बच्चों, हम अच्छी तरह से उसको हमारी बॉडी से चिपका कर रखते हैं ताकि टोटल मास काउंट हो, जिससे स्पीड कम हो जाए। एनीवेज, सो बच्चों ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पे या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है बच्चों। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है, कोई कम नहीं है हमारे पास, बोट चलाने वाला, चलने वाला जो है बच्चों वो इन्हीं पर बेस्ड है। ऐसे ही बच्चों अब ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब जो होता है बच्चों, बम का विस्फोट होना। आप अगर किसी बॉम्ब को एक्सप्लोजन के बारे में बात करें बच्चों, तब दिस इज आल्सो फिनोमेना जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है। एक्चुअली जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, इट इज फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल नंबर ऑफ पीसेस, एंड व्हेन इट्स फ्रैगमेंटेशन टेक्स प्लेस, व्हाट डज हैपन बच्चों, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, वन पार्ट अप्लाइज फोर्स ऑन अदर पार्ट। भाई एक पार्ट ने दूसरे पे, दूसरे ने तीसरे पे, तीसरे ने चौथे पे। इंटरनली आप पूरे बॉम्ब को अगर एक सिस्टम मान ले, इफ यू एज्यूम दैट बॉम्ब एज अ सिंगल सिस्टम, देन you will find that different parts of the bomb are applying forces on other parts. So जो है बच्चों वो कुल मिलाकर उस केस में क्या रहेगा, उस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, तो जो मोमेंटम है बच्चों वो कंजर्व रहेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए इस पर हम। अ बॉम्ब एट रेस्ट explodes in two parts, ratio of whose masses is 1:2. A bomb at rest is exploded into two parts, ratio of whose masses is 1:2। दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ बच्चों, जिनके मासेस का रेशो आपको दे रखा है कितना, 1:2। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों ये बोला है कि जो स्मॉलर पार्ट है इट मूव्स विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। छोटा भाग जो है बच्चों वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है। अब हैवियर पार्ट बच्चों कितनी स्पीड से भागेगा बताइए। स्मॉलर पार्ट मूव्स विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, लार्जर पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। अब जैसा देखिए मैंने आपको बोला कि सिंस दिस इज अ फिनोमिना बच्चों इन विच देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई बाहर से बल नहीं लग रहा बच्चों। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा मतलब कुल मिलाकर ये है बच्चों कि इस केस में जो मोमेंटम है दैट यू विल फाइंड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो आई कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इनिशियली क्या था बच्चों, initially bomb was at rest. Now it has been mentioned in the problem that this bomb is being broken into two parts. A ratio of whose masses is 1:2. So let us suppose that the mass of first part is m, then definitely mass of second part would be 2m। भाई पहले भाग का मास मैंने m मान लिया तो दूसरे भाग का मास 2m हो जाएगा, to make the ratio 1:2। अब शुरुआत में ये m भी रेस्ट में था और शुरुआत में बच्चों ये 2m भी रेस्ट में था। दे बोथ वर एट रेस्ट। m भी क्या था बच्चों, रेस्ट में, और 2m भी क्या था बच्चों, रेस्ट में। m भी क्या है, रेस्ट में, और 2m भी क्या है, रेस्ट में। तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 इज इक्वल टू कितना बच्चों, बाद में जो छोटा वाला पार्ट है, ऑब्वियसली देखें इसमें से छोटा वाला पार्ट कौन है, लाइटर पार्ट कौन है बच्चों, ये जो पहला वाला पार्ट है वो लाइटर है और जो बाद वाला पार्ट है बच्चों वो हैवियर है। तो लाइटर पार्ट की स्पीड बच्चों जो है वो है 100, लाइटर पार्ट की स्पीड 100 है बच्चों, और जो हैवियर पार्ट है उसकी स्पीड मुझसे पूछिए, मैंने मान लिया कि उसकी स्पीड है भैया वी, मैंने मान लिया उसकी स्पीड वी है। पहला पार्ट शुरुआत में रेस्ट में था, दूसरा पार्ट पूरा बॉम्ब वाज एट रेस्ट ना बच्चों, शुरुआत में एक्सप्लोजन के जस्ट पहले पूरा का पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, तो उसके हर पार्ट्स भी रेस्ट में थे। तो बच्चों पहले वाले का इतना, दूसरे वाले का इतना, और बाद में बच्चों पहले वाले का मोमेंटम आएगा इतना, दूसरे वाले का मोमेंटम आएगा कुछ इतना। नाउ यू सी बच्चों, अगर इस लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी को देखो तो वो 0 है और ये m कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया बच्चों। सो दिस इज 100 प्लस 2v, और फिर बच्चों क्या हो रहा है, v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -50 मीटर पर सेकेंड।
-50 मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो ये सेकंड पार्ट की वेलोसिटी आ गई। सेकंड पार्ट की वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों? -50 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट डज दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट? दिस माइनस साइन सेज बच्चों जिस डायरेक्शन में m जाएगा उस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2m जाएगा। दे बोथ विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों ये जो फिनोमिना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है, इस पर सैकड़ों प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। ढेरों सारे फिनोमिना जो है वो इस पर बेस्ड हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब, ऐसे ही अगर आप जैसे आप लोगों ने न्यूक्लियर फिशन पढ़ा हुआ है, तो न्यूक्लियर फिशन में भी जब फिशन होता है बच्चों, तो वो भी अपने आप में एक तरह से ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब ही है। तो उस पर भी प्रॉब्लम जब बनाई जा सकती है बच्चों, वो इस तरीके से बनाई जा सकती है। सो देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स बच्चों जो इस पर बन सकती है, जैसे मैं बता, इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, मैं एक आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि एक हमने बॉम्ब लिया बच्चों, जिसको हमने u वेलोसिटी से एंगल थीटा पर फेंका। मेरे को एक बोला बच्चों कि एक बॉम्ब को मैंने u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे, हॉरिजॉन्टल के साथ पे थीटा एंगल पे फेंक दिया। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये बॉम्ब पहुंचा, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद बच्चों ये 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुआ, बिल्कुल बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब एक पार्ट उनमें से बच्चों, एक पार्ट उतनी ही वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी उसकी ऊपर पहुंचने पर थी, उतनी ही वेलोसिटी से बच्चों एक पार्ट जो है सेम वेलोसिटी से रिट्रेस करता है। एक पार्ट बच्चों सेम वेलोसिटी से रिट्रेस करता है। तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी आपसे पूछिए, बच्चों। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। देखिए, अ बॉम्ब is thrown with velocity u at angle theta with horizontal. At highest point of its journey it is broken into 2 equal parts. हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बच्चों ये जो बॉम्ब है ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और एक पार्ट जो होता है बच्चों उतनी ही वेलोसिटी से अपने पाथ पे रिट्रेस मारता है। और दूसरे पार्ट की वेलोसिटी पूछिए बच्चों। क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके करिए ना, अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अभी आप देखिए यहाँ से मैंने इस बॉम्ब को फेंका। सो नेचुरल बात है बच्चों, ये बॉम्ब जो रहेगा दैट विल फॉलो दिस प्रोजेक्टाइल पाथ। आपको पता ही है, आप लोग देख चुके हैं कि अगर मैंने u वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंका देन इट विल फॉलो दिस टाइप ऑफ पैराबोलिकल पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन पर। अब बच्चों जब वो टॉप पर पहुंचा तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और दोनों पार्ट जो थे बच्चों वो बिल्कुल बराबर पार्ट थे। मतलब अगर पहले वाले पार्ट का मास m मानूं तो दूसरे वाले पार्ट का मास भी m ही होगा, since it is being divided into 2 equal parts। तो बच्चों दोनों बराबर भाग बन गए, पहले भी m दूसरा भी m हो जाएगा। अगर आपने बच्चों वीडियो को पॉज करके नहीं करा हो तो करिए, ये ईमानदारी रखिए। ईमानदारी रखेंगे तो बच्चों इस वीडियो को देखकर जो है आपकी सक्सेस और ज़्यादा ही बढ़ेगी। रिलेटिवली जितनी क्लास में रहती है उससे ज़्यादा ही रहेगी, बशर्ते आप ईमानदारी पूर्वक काम करें तो। लेकिन अगर आप केवल देखते रहेंगे, खुद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आप ही को करना है। मैं नहीं जाऊँगा, मेरा वीडियो भी वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। एनीवेज, तो बच्चों यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक पार्ट का मास m तो दूसरे पार्ट का भी मास m। अभी क्या हुआ बच्चों, आपको पता है कि जब हम किसी भी बॉडी को u वेलोसिटी से फेंकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद वेलोसिटी u, देन अ टॉप मोस्ट पॉइंट बच्चों उसकी जो वेलोसिटी आती है, यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज u cos थीटा। बट टॉप मोस्ट पॉइंट वो होता है जहां पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि y कंपोनेंट बच्चों 0 0 0 हो जाता है। बट टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, केवल x कंपोनेंट बचता है बच्चों u cos थीटा। नाउ क्या हुआ बच्चों, देखिए जैसा कि ये एक ऐसा फिनोमेना है बच्चों जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। भाई जब वो विस्फोट हुआ तो पहले पार्ट ने दूसरे पार्ट पर और दूसरे पार्ट ने पहले पार्ट पर फोर्स लगाया। दे बोथ वर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। पहला बोलता है आप दूर जाइए, दूसरा बोलता है आप दूर जाइए, तो दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं बच्चों। बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा इसलिए मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल आराम से बोल सकता हूँ कि साहब ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि मोमेंटम कंजर्व पर बेस्ड है। इनफैक्ट हम लोगों ने देख ही लिया कि ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज अ फिनोमेना विच इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट वी मस्ट बी नोइंग कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों पार्ट्स ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया। अगर मैं केवल एक ही पार्ट को सिस्टम मानूं तो ऑफ कोर्स उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए, अगर मैं दूसरे पार्ट को ही सिस्टम मानूं तो ऑफ कोर्स उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइंड सिस्टम मानूं बच्चों तो फिर काहे का एक्सटर्नल फोर्स रे।
तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम अगर कंजर्व है बच्चों तो इसका मतलब क्या, देखिए शुरुआत में पूरा का पूरा जो बॉम्ब था बच्चों जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, और हमको यहाँ पर जब हमको लिखना है बच्चों क्या, हमें लिखना है भाई मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर ये जो इनिशियल और फाइनल है बच्चों इसका मतलब होता है जस्ट पहले और जस्ट बाद का। ये नहीं कि आप आधे घंटे पहले की बात कर रहे हो या आधे घंटे बाद की बात कर रहे हो। यू आप अब बोलो, आपने ये नहीं बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे मोमेंटम कांस्टेंट है, आपने बोला एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज जो है बच्चों वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। मतलब जस्ट एक्सप्लोजन के पहले और एक्सप्लोजन के बाद उस दरमियान मोमेंटम कांस्टेंट रहा। आप उससे बोलो आधे घंटे पहले मोमेंटम क्या था, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट से कि उस समय भी वही था जो अभी है, जो एक्सप्लोजन के टाइम पर है। हम ये बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। अगर आपने इसको पॉज करके करा होगा तो शायद कुछ लोग यहाँ पर जाके उलझे होंगे। कुछ लोगों ने इनिशियल मोमेंटम ये वाला ले लिया होगा कि यहाँ वाला मोमेंटम ले लो। अरे यहाँ वाला मोमेंटम ले और फिर यहाँ वाला मोमेंटम ले, ये हमको शोभा नहीं देगा भैया। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब जो है बच्चों दैट इज बेस्ड अपॉन मोमेंटम कंजर्वेशन। बट यहाँ से यहाँ तक तो मोमेंटम में चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देख चुके हैं बच्चों, जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है तो मोमेंटम में चेंज आता है। और बाकायदा हम मोमेंटम में चेंज कितना आता है हम वो भी देख चुके हैं। मेरे ख्याल से उसका आंसर 2p साइन थीटा आया था। p तो बच्चों उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और साइन थीटा में थीटा जो है बच्चों उसे हॉरिजॉन्टल के साथ में दिया गया इंक्लिनेशन था। सो बच्चों यहाँ एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मतलब जस्ट पहले का मोमेंटम और जस्ट बाद का मोमेंटम बच्चों दोनों बराबर रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे जस्ट पहले और जस्ट बाद में। अब जस्ट पहले बच्चों क्या था, देखिए टोटल पूरे बॉम्ब का मास कितना था 2m। क्यों? क्योंकि आपने दोनों पार्ट्स के मास बच्चों इक्वल माने हैं। अब अगर पहले पार्ट का मास m तो दूसरे पार्ट का मास भी लाजमी है m होगा। अरे भाई अगर पहले पार्ट का मास m तो दूसरे पार्ट का भी मास m ही होगा ना भाई, इक्वल है ना। तो टोटल बॉम्ब का मास कितना हो गया बच्चों 2m। और टोटल बॉम्ब कितनी स्पीड से चल रहा था बच्चों एक्सप्लोजन के समय पर, इट हैड गेन द स्पीड u cos थीटा। उस समय बच्चों उसकी स्पीड u cos थीटा हो चुकी थी। तो टोटल मास इतना, उसकी स्पीड इतनी। अब बच्चों फाइनली अगर देखें तो जो पहला वाला पार्ट है बच्चों उसका मास m है और वो वापस आ रहा है बच्चों, वो रीट्रेस कर रहा है, मतलब कितना होगा माइनस u cos थीटा। इट वुड बी माइनस u cos थीटा। भाई पहला वाला पार्ट जो है उसका मास m, and it has been mentioned that it is retracing its original path। रिट्रेस कर रहा है मतलब बच्चों वो वापस आ रहा है, ऐसे जाना और उसी के वापस आ जाना बच्चों, उसे हम बोला करते रिट्रेस करना। एक्चुअली दिस इज कंपोज ऑफ टू वर्ड, री एंड ट्रेस। सो बच्चों वो रिट्रेस कर रहा है एंड इट हैज बीन मेंशन विद द सेम वेलोसिटी। मैंने कहा बच्चों इट इज रिट्रेसिंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी कब की? जिस समय एक्सप्लोजन हुआ था उस समय की। एक्सप्लोजन के जस्ट बिफोर उसकी वेलोसिटी थी बच्चों u cos थीटा। एज यू हैव सीन दैट हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी वैनिशेस कंप्लीटली, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इट रिटेन्स। सो मास इतना है बच्चों, वेलोसिटी इतनी, कुल मिलाकर ये आएगा। और दूसरा जो मास है बच्चों वो m और उसकी वेलोसिटी पूछिए। लेट मी सपोज कि जो दूसरा वाला पार्ट है बच्चों उसकी वेलोसिटी v है। माना कि दूसरे वाले भाग की वेग v है बच्चों, तो जो टोटल मोमेंटम आएगा बच्चों वो उसका दूसरे वाले का इतना आ जाएगा। भाई पहले वाले का मोमेंटम कितना, इतना, और दूसरे वाले का कितना, इतना। जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन टोटल जो मास था बच्चों वो 2m था। मास में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं आना बच्चों, उसमें तो कोई संशय संदेह है ही नहीं। मास तो पहले भी जितना था बच्चों उतना ही रहेगा। तो जस्ट एक्सप्लोजन के जस्ट पहले बच्चों मास था 2m, वेलोसिटी थी u cos थीटा। और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद मास पहले वाले का इतना और उसकी वेलोसिटी इतनी। इट इज अ रीट्रेसिंग बच्चों, रीट्रेस कर रहा है मतलब जैसा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। और जो दूसरा पार्ट है बच्चों उसका मास m मान लिया, उसकी वेलोसिटी मैंने v सपोज कर ली। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये m से m क्या कर दूंगा बच्चों, कैंसिल कर दूंगा। m से m कैंसिल कर दूंगा। सो इट वुड बी बच्चों 2u cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों माइनस u cos थीटा। और दूसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी मुझसे पूछिए। लेट एज सपोज उसको हमने मान लिया बच्चों v। नाउ यू डू वन थिंग बच्चों, यू टेक दिस क्वांटिटी हियर। सो व्हाट यू विल फाइंड, दिस इज 3u cos थीटा इज इक्वल टू v।
तो बच्चों क्या आ गया इस तरीके से, इस तरह से आ गया कि जो दूसरा वाला जो पार्ट होगा बच्चों, एक पार्ट ने तो चलिए रीट्रेस कर लिया, लेकिन जो दूसरा वाला जो पार्ट बचा बच्चों, उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3u cos थीटा। चैप्टर क्लोज। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया ही होगा, कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों। अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। अ बॉम्ब एट रेस्ट, अ बॉम्ब एट रेस्ट इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक बॉम्ब है बच्चों जो कि रेस्ट में है, जो कि 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है, जिनके मासेस का रेशो बच्चों 1:1:2 है। देर इज अ बॉम्ब बच्चों जो कि रेस्ट में है, विच इज एट रेस्ट, जो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है बच्चों 1:1:2। और उसके बाद में बच्चों ये बोला है कि जो दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, जो दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स हैं बच्चों, वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। बोथ दी आइडेंटिकल पार्ट्स आर मूविंग अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट, जो तीसरा पार्ट होगा बच्चों, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसकी चाल, उसकी गति, उसके वेग की आपको गणना करनी है। क्वेश्चन रिपीट के दे रहा हूं बच्चों। बॉम्ब एट रेस्ट इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स, रेशियो ऑफ masses is 1:1:2। both the identical parts are moving in mutually perpendicular direction with speed 5 मीटर पर सेकंड each। कैलकुलेट स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट। बच्चों वीडियो की को पॉज कर दीजिए और करिए। अभी थोड़ी खोपड़ी लगाना पड़ेगी भैया, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका काम हो पाएगा। देखिए अब यहाँ पर बच्चों बॉम्ब जो है वो रेस्ट में था। अब उनके किस रेशो में टूटा बच्चों, 1:1:2। मतलब अगर मैं पहले वाले पार्ट का मास m मान लूँ तो दूसरे वाले का मास भी m होगा और तीसरे वाले का मास 2m होगा। वो 3 भागों में विभाजित हुआ बच्चों। पहले पार्ट का मास मैंने m सपोज करा, दूसरे पार्ट का मास भी m, और तीसरे पार्ट का जो मास होगा बच्चों वो कितना होगा, 2m। रेशो 1:1:2 आ गया। अब ये लीजिए साहब, ये सपोज कीजिए बॉम्ब शुरुआत में यहाँ पर था, शुरुआत में यहाँ पर था। अब वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ बच्चों, उनमें से एक पार्ट जो है वो कहीं यहाँ गया, एक पार्ट m कहीं यहाँ गया। कितनी स्पीड से गया, इट मूव्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा पार्ट बच्चों कहीं यहाँ गया, कितनी स्पीड से बच्चों, इट इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट m जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, दूसरा पार्ट भी m वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। इस तरह से चलेगा बच्चों। अब जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट जो होगा बच्चों, उसका मास तो आपको पता है वो 2m है, उसका मास आपको पता है बच्चों और कितना है, 2m है, क्योंकि 1:1:2 था। आइडेंटिकल पार्ट्स तो ऑफकोर्स कौन से थे बच्चों, आइडेंटिकल पार्ट्स तो यही थे ना, m और m भाई, जिनका रेशो 1:1 आएगा, नेचुरली वही आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे भाई, वही आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे। तो पहले वाले पार्ट का मास m जो इधर गया, दूसरा वाला पार्ट इधर गया। मैंने मेरे इस केस को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, सहूलियत भरा बनाने के लिए बच्चों मैंने मान लिया कि ये x एक्सिस और ये क्या, y एक्सिस। आई हैव अज्यूम्ड दैट बोथ ऑफ दीज 2 आइडेंटिकल पार्ट्स आर मूविंग अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और जो डायरेक्शंस लिए बच्चों वो x एक्सिस और y एक्सिस लिए। ये तो गिवन ही कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर गई, मैंने उनको सरल बनाने के लिए बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस मान लिया। अब इन दोनों का जो अब जरा सोचिए बच्चों, तीसरा कहाँ जाएगा, ये जो 2m है बच्चों उसकी स्पीड पूछिए। अब यहाँ थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल करना बच्चों। जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन बॉम्ब वाज एट रेस्ट, इंटायर बॉम्ब वाज एट रेस्ट, बोला था आपको बच्चों की बॉम्ब रेस्ट में। अब विस्फोट के ठीक पहले बच्चों पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, तो बॉम्ब के हर किसी पार्टिकल का मोमेंटम 0 था। एग्जैक्टली बच्चों, पहला पार्ट भी रेस्ट में, दूसरा पार्ट भी भाई पूरा बॉम्ब रेस्ट में, पूरा बॉम्ब रेस्ट में है, तो पहला पार्ट भी रेस्ट में, दूसरा पार्ट भी रेस्ट में और तीसरा पार्ट भी रेस्ट में। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर 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 पूरा बॉम्ब रेस्ट में है मतलब उसके तीनों पार्ट्स रेस्ट में है, पहला भी रेस्ट में, दूसरा भी रेस्ट में और तीसरा भी रेस्ट में। मतलब पूरे बॉम्ब का मोमेंटम कितना बच्चों, पूरे बॉम्ब का जो मोमेंटम है बच्चों वो 0 है। पूरे बॉम्ब का मोमेंटम कितना रहेगा बच्चों, नेचुरल सी बात है, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, वो 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, रेस्ट में, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट में, वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट में। अब यहाँ एक बात समझिएगा बच्चों,
थोड़ा सा मैं एक पहले तो आपको बता दूं, चलिए मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल। अब पहले वाले का मोमेंटम 0, दूसरे वाले का मोमेंटम 0, तीसरे वाले का मोमेंटम भी 0। भाई पहला मोमेंटम का पहले का 0, दूसरे का 0, तीसरे का 0। और फाइनली क्या होगा बच्चों, एक की वेलोसिटी 5 है, दूसरे की वेलोसिटी भी 5 है, और तीसरे की वेलोसिटी पूछिए, मेरे ख्याल से उसको आप v मान लेंगे, ऐसा ही कुछ किया होगा। और यहाँ से धड़ाधड़ आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ कर लिया होगा बच्चों, m इंटू 5 m इंटू 5 प्लस 2m इंटू v, ये सॉल्व करके अभी कुछ 0 आ गया। कोई बड़ा काम नहीं है, फटाफट हो गया होगा बच्चों। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा बच्चों कुछ लोगों ने जरूर करा होगा। देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या बच्चों, जो आंसर्स मुझे स्टूडेंट से मिलते हैं उस आधार पर ही मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके मन में क्या आता है। वरना ये सारी मेथड से मैंने तो कर करके देखा नहीं है बच्चों। तो मुझे बड़े बच्चों बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ेगा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है बच्चों ये गलत है, ये पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये बात तो सही है, ये गलत नहीं है। इसको मैंने गलत करके गलत लिख कर गलती कर दी है बच्चों, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ जो ये इक्वेशन लगाई उसके लिए, ये जो लगाई बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो इक्वेशन लगाई है ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल अवश्यंभावी रूप से गलत है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है बच्चों दैट यू नो दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हो बच्चों, तो इस वाले का मोमेंटम देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इस वाले का अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी कि चलिए इसको आपने दोनों को ऐड कर दिया। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, या वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कीजिए, आपको कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन उनकी डायरेक्शंस जैसी हैं वैसे ही आपको ऐड करना पड़ेगा। उनकी जैसी डायरेक्शन है बच्चों आपको वैसे ही ऐड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चाहे जो मर्जी एडिशन कर दें। भाई अलजेब्रिक क्वांटिटी होती, स्केलर क्वांटिटी होती, खटाखट ऐड करते 3 + 2 5, लेकिन 3 की डायरेक्शन इधर है, 2 की डायरेक्शन इधर है। तो बच्चों दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आप सीख चुके हो, √p² + q² + 2pq cos थीटा। देखा है आप लोगों ने बच्चों, इफ p and q are acting at angle theta with one another। सो यहाँ एक्चुअली वही पंगा हो रहा है बच्चों कि ये जो दोनों हैं इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये लिख देना बच्चों गलत है। अभी तक क्या था, पिछले 2 केसेस में बच्चों जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो रहा था वो 2 पार्ट्स में हो रहा था। अब 2 पार्ट्स में हो रहा था तो निश्चित बात है बच्चों एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, क्योंकि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, दोनों के मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिससे वो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, लाजमी है बच्चों। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा नहीं हो रहा बच्चों। अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि एक जो है वो किधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है, डायरेक्शंस अलग अलग हो गई हैं बच्चों। तो यहाँ थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया उस पर बॉम्ब रेस्ट में था, तो एक पार्ट इधर गया तो दूसरा पार्ट उसको कैंसिल करने के लिए उधर चला गया। कैंसिल क्यों किया? कैंसिल इसलिए किया क्योंकि शुरुआत में कितना था बच्चों, 0 था। अब अगर शुरुआत में 0 था तो एक्सप्लोजन के बाद में भी 0 रहेगा। अब one is moving along this direction, then another has to move along this direction without any doubt। बिल्कुल होगा बच्चों। अभी देखिए यहाँ पर जरा समझिएगा, अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, पूरा बॉम्ब शुरुआत में क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला पूरा बॉम्ब वाज एट रेस्ट, होल बॉम्ब, एंटायर बॉम्ब, कंप्लीट बॉम्ब वाज एट रेस्ट जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के ठीक पहले बॉम्ब जो है बच्चों वो रेस्ट में था। और अगर बॉम्ब रेस्ट में था तो मतलब मोमेंटम 0 था। मोमेंटम वाज ऑब्वियसली कितना था बच्चों, 0 0 0। अब एक्सप्लोजन जब हुआ तो उसके बाद में भी टोटल मोमेंटम कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। ऑफ कोर्स bomb pieces will come into the motion after the explosion, after the blasting of the bomb। बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद, बॉम्ब के विस्फोट के बाद those parts will come into the motion, but the thing is that बच्चों उनका जो टोटल मोमेंटम रहेगा, उनका जो कुल संवेग रहेगा बच्चों वो 0 ही रहेगा। क्यों 0 ही रहेगा? क्योंकि पहले भी 0 था तो बाद में भी 0 रहना है। अब उसको बाद में 0 कैसे बना सकते हो, जरा इस पर विचार करिए बच्चों। इस पर अगर आप विचार करें तो एक बात आप समझिए कि ये अगर इधर गया बच्चों तो इसका मोमेंटम भी इधर गया, ये अगर इधर गया बच्चों तो इसका मोमेंटम भी इधर गया। हम जानते हैं बच्चों जो मोमेंटम होता है इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो व्हाट आई कैन से बच्चों कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो ये जिधर जाएगा मोमेंटम उधर जाएगा, ये जिधर जाएगा बच्चों मोमेंटम उधर जाएगा। तो इन दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा बच्चों ये तो आप समझ सकते हैं कि वो इधर होगा।
भाई कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जो होता है बच्चों वो उन दोनों के बीच में होता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन देम, और अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली उनके बीच में होता है, उनके बिल्कुल बीच में होता है, और यू कैन से दैट लाइज अलोंग देयर एंगल बाइसेक्टर। तो ये इधर गया इसका मोमेंटम इधर, ये इधर गया इसका मोमेंटम इधर, तो रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों उन दोनों के बीच में आएगा, अवश्य भावी रूप से उन दोनों के बीच में ही आएगा। तो भैया यहाँ चलिए ये तो एक बात हो गई। अब टोटल मोमेंटम को आपको जीरो करना है, तो टोटल मोमेंटम को अगर मुझे जीरो करना है मतलब इन दोनों का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, तो तीसरे का मोमेंटम बच्चों मुझे इसके अपोजिट करना पड़ेगा। तीसरा वाला जो मास है बच्चों, जिसका मास कितना है 2m, दैट हैज़ टू मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट। मैंने मान लिया उसकी स्पीड v है, अब जितना उन दोनों का मोमेंटम था बच्चों उसको बिल्कुल उसके अपोजिट करना पड़ेगा। क्यों बिल्कुल अपोजिट करना पड़ेगा? उसके पीछे सिंपल सा रीज़न मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर ये दोनों मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो ये कैंसल कर देंगे एक दूसरे को, और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे तो नेट इफेक्टिव टोटल इक्विवेलेंट जीरो आ जाएगा। हाँ भाई मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसका मोमेंटम इधर, इसका मोमेंटम इधर, दोनों का मोमेंटम उनके बीच में। और बाई चांस है एक अच्छी बात यह कि बच्चों दोनों के मोमेंटम इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी m/5, इसका भी m/5, तो रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच में होगा। इन दोनों के बीच में तो होना है, लेकिन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका m/5, इसका भी m/5, तो रिजल्टेंट दोनों का बिल्कुल बीच में जाएगा ना। चलो बिल्कुल बीच में अभी मत मानो बिल्कुल बीच में, अभी तुम ये कर लो कि होगा तो इन दोनों के बीच में होगा साहब। अब आपको चूंकि पूरा बॉम्ब बिफोर द एक्सप्लोजन रेस्ट में था बच्चों, तो आफ्टर द एक्सप्लोजन भी रेस्ट में ही रहेगा। आफ्टर द एक्सप्लोजन भी रेस्ट में रहेगा, मतलब फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा। तो इन दोनों का नेट मोमेंटम इधर, तो उसको बैलेंस करने के लिए टू मेक फाइनल मोमेंटम अगेन एज जीरो, द थर्ड मास हैज टू मूव इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट, सो दैट दीज विल कैंसल ईच अदर and the total momentum would be zero. Now let me suppose बच्चों इसकी वेलोसिटी v है। अब ये मैंने मान लिया कि ये जो एंगल है बच्चों वो है थीटा। मैंने मान लिया बच्चों कि ये जो कोण है ये एंगल कितना है? थीटा सपोज कर लिया। मान लिया मैंने कि तीसरा जो मास है बच्चों, लेट अस सपोज कि वो v वेलोसिटी से एंगल थीटा पर गया, तो लाजमी है बच्चों यहाँ इसका जो कंपोनेंट आएगा इस वेलोसिटी का ये आएगा v cos थीटा, और यहाँ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा बच्चों दैट यू विल फाइंड इज अ v sin थीटा। बच्चों ये वेलोसिटी v थी, तो इधर कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो v sin थीटा आएगा। ये v cos थीटा है और ये जो कंपोनेंट है बच्चों ये v sin थीटा है, और ये तो रिजोल्यूशन है बच्चों। अब यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, देखिए सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि अभी तक पिछले दोनों सम्स में देवर टू पार्टिकल्स विच आर मूविंग अलॉन्ग अ लाइन, मे बी इन सेम डायरेक्शन, मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन, पर वो सिंगल लाइन में थे। बट यहाँ बच्चों जो काम हो रहा है वो 3 डायमेंशनल हो रहा है, ये 2 डायमेंशनल हो रहा है। वो पूरे एक प्लेन में मोशन कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तीसरा उनके अपोजिट जा रहा है, तो एक प्लेन में मोशन हो रहा है। और मैंने आपको बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन के टाइम पर, प्लेनर मोशन के टाइम पर मैंने घसीट के पढ़ा था कि व्हेन एवर मोशन इज टेकिंग प्लेस इन 2 डायमेंशंस देन यू मस्ट रिमेंबर दैट टू मेक द कैलकुलेशन वर्क इजियर यू जस्ट रिजॉल्व इट अलॉन्ग 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आप उसे 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करो बच्चों। तो देखो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल। आप क्या करिए बच्चों, ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप उसके मोशन को, उसकी गति को बच्चों 2 लंबवत दिशाओं में तोड़ लीजिए। आप उसके मोशन को 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लीजिए। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने रिजॉल्व कर लिया। अब बच्चों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना इनिशियल, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उतना ही फाइनल। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना इनिशियल, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उतना ही फाइनल। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल कितना बच्चों, पहले वाले का कितना, पहले वाले का होगा जस्ट बिफोर तो पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, जस्ट बिफोर द ब्लास्टिंग, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, तो पूरे बॉम्ब का मोमेंटम 0 था। और बाद में क्या हुआ बच्चों, पहले वाले का मोमेंटम आया m/5 और दूसरे वाले का बच्चों m/0। गौर कीजिएगा, पहले वाले का m/5 आएगा
और दूसरे वाले का m इंटू 5 m इंटू 0। क्यों बच्चों? क्योंकि दूसरा वाला पार्ट इज मूविंग अलॉन्ग y एक्सिस एंड वी पीपल आर काउंटिंग हेयर दी मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस। अब जो पहला वाला पार्ट है बच्चों वो तो x के अलॉन्ग ही गया तो m इंटू 5, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है बच्चों दैट इज मूविंग अलॉन्ग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है बच्चों, इसलिए उसका x कंपोनेंट कितना आना हैगा भाई 0। और तीसरा वाला जो पार्ट है बच्चों जिसका मास 2m है उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी माइनस वी कॉस थीटा। उसकी वेलोसिटी जो आएगी बच्चों वो माइनस वी कॉस थीटा आएगी। भाई पहले वाले का m इंटू 5 है, दूसरा वाला का मोमेंटम कितना बच्चों m इंटू 0 है। क्यों? बिकॉज इट इज मूविंग अलॉन्ग y एक्सिस, ये y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और आपको बच्चों x एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है इसलिए ये। और तीसरा वाला जो पार्ट है बच्चों जिसका मास 2m बचा हुआ है और वो बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव x एक्सिस में, इसलिए माइनस वी कॉस थीटा। अभी बच्चों यहाँ आप देखिए मैं अगर यहाँ पर गौर करूँ तो m जो है बच्चों वो कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, यहाँ 0 था m कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया बच्चों। सो ये 0 इज इक्वल टू 5 और ये भी 0, भाई ये बचा 5 और ये कितना आएगा बच्चों, दिस इज माइनस 2v cos थीटा। सॉल्विंग दिस विल गिव अस बच्चों 2v cos थीटा इज इक्वल टू 5 एंड लेट मी सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई बच्चों, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब बच्चों जैसा मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल किया वैसा ही x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व किया, वैसा ही y एक्सिस के अलॉन्ग करता हूं। तो y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल मोमेंटम और y एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस इज द फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस होगा बच्चों। y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल और y एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? मोमेंटम कंजर्व्ड है और मोमेंटम कंजर्व्ड है बच्चों तो वो हर डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, वो x एक्सिस के डायरेक्शन में, वो y एक्सिस के डायरेक्शन में, इनफैक्ट वो z एक्सिस के डायरेक्शन में, और ना केवल x y या z, आप इन दोनों के बीच में भी कोई एक्सिस ले लेंगे बच्चों तो मोमेंटम कांस्टेंट है तो हर डायरेक्शन में कांस्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है बच्चों तो हर मायने में कांस्टेंट है, वो डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, जितना है बात है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन से कोई लेना देना होता नहीं है। एनीवेज सो यहाँ बच्चों जितना y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल उतना y एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल। अभी आप देखिए पूरा बॉम्ब जो था बच्चों वो रेस्ट में था, पूरा बॉम्ब पूरा का पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, मतलब मास m भी रेस्ट में था, मास दूसरा वाला m भी रेस्ट में था और मास तीसरा यानी 2m भी रेस्ट में था, मतलब इंटायर बॉम्ब वाज एट रेस्ट। तो टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन वाज 0। अब बच्चों पहला वाला जो बॉम्ब है m मास का, पहला वाला जो पार्ट है बच्चों सिंस इट इज मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस इसीलिए बच्चों इसका y कंपोनेंट होगा 0। भाई मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चूंकि ये x एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए y एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मोमेंटम 0। और दूसरा वाला पार्ट तो बच्चों बाकायदा y के अलॉन्ग ही गया है इसलिए m इंटू 5 और तीसरा जो पार्ट है बच्चों उसका मास है 2m, उसकी वेलोसिटी होगी बच्चों माइनस v साइन थीटा, उसकी वेलोसिटी माइनस वी साइन थीटा बिकॉज इट इज मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा बच्चों। तो ये कुछ आएगा और इसके आधार पर आपके पास में क्या आएगा बच्चों, ये 0 और ये भी 0 हो गया। और ये बच्चों फिर वही घिसी पिटी सी बात, m क्या हो गए, कॉमन निकाल के कैंसल हो गए बच्चों। और ये क्या बचा 5 माइनस 2v साइन थीटा, और इसको सॉल्व कर लूंगा बच्चों। अगर मैं इस माइनस 2v साइन थीटा को LHS पर लेकर आ जाऊं देन आई वुड फाइंड दिस इज 2v साइन थीटा इज इक्वल टू 5। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2v साइन थीटा इक्वल टू 5, मैंने उसे इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया है। तो मैं बच्चों यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास में इस तरह से 2 इक्वेशन बनकर आई। और अब आप एक काम कीजिए, आपको वेलोसिटी निकालनी है, आप बच्चों दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर का सम कीजिए। पहली इक्वेशन भी का भी स्क्वायर कीजिए और दूसरी इक्वेशन का भी स्क्वायर कीजिए और दोनों का योग, दोनों का धन, दोनों का समेशन, दोनों का एडिशन कर दीजिए। अभी दोनों का एडिशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए पहले का स्क्वायर करेंगे देन यू विल फाइंड इट इज 2v cos थीटा और उसका स्क्वायर, और दूसरा वाला बच्चों 2v साइन थीटा और उसका स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर बच्चों 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड वाली में तो बच्चों क्या 2v cos थीटा का स्क्वायर 2v साइन थीटा का स्क्वायर, आप कुछ ऐसी पिक्चर आएगी। और यहाँ पर 2v का स्क्वायर बच्चों मतलब 4v स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बच्चों ये 4v² साइन स्क्वायर थीटा। भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 प्लस 25 विल कम आउट एज 50 हो जाएगा। इन दोनों में से 4v² कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, इन दोनों में से 4v² कॉमन निकालिए। सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों 50। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 से डिवाइड कर देने पर बच्चों v² की वैल्यू कितनी आएगी, 25/2। 25/2 होप आपको बात समझ में आई होगी। 2 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों 2 आएगा। अभी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5/√2 मीटर पर सेकेंड, 5/√2 मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो ये आपके पास में जो है ये वेलोसिटी आ गई, कितनी वेलोसिटी से वो तीसरा वाला पार्ट चला, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। देखिए ये एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर 3 पार्ट्स में वो ब्रेक हो रहा है। पिछले दोनों केसेस में वो 2 ही पार्ट पर में ब्रेक हो रहा था, और बात 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स वाली नहीं है बच्चों, बात ये कि दे आर मूविंग अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस, दे आर मूविंग अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन बच्चों, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग काम करना पड़ेगा। मैंने ये गलती आपको करके बताई है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, बार बार ये भूल जाते हैं बच्चों। मैं आपसे बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी कभी कोई मोशन 2 डायमेंशंस में हो रहा है, प्लेनर मोशन में हो रहा है, दैट इट इज एडवाइजेबल दैट यू रिजॉल्व इट्स मोशन अलॉन्ग 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आप उसको 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लीजिए। तो अब बच्चों क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। आपने ये कर दिया कि साहब पहला वाला पार्ट भी 0 था, दूसरा वाला पार्ट भी 0 था, तीसरा वाला पार्ट भी 0 था, कोई दुनिया की ताकत आपको नकार नहीं सकती। अब फिर आपने पहले वाले का इतना, दूसरे वाले का इतना, तीसरे वाले का इतना कर दिया। अरे भैया ऐसा कर देते, लेकिन दिक्कत ये ना कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शंस आर डिफरेंट। सो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। आपको एडिशन करना तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो फॉर एडिंग देम स्केलरली, आप उनको स्केलरली ऐड नहीं कर सकते। सो एडवाइजेबल ये होगा बच्चों कि हम एक काम करते हैं, पहली बात इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, दोनों का मोमेंटम उनके बीच में होगा कहीं। तो अब चूंकि शुरुआत में 0 था, इसलिए बाद में भी 0 करना पड़ेगा। तो उसको 0 करने के लिए भैया जितना इधर था उसके अपोजिट इधर लिया। तो तीसरे वाले को मैंने इधर मान लिया, मैंने मान लिया एंगल थीटा है, एंगल थीटा मान लिया बच्चों, उसको रिजॉल्व करा, ये आ गया। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल शुरुआत में पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी शुरुआत में मोमेंटम 0 था। अब पहले वाले का m/5, दूसरे वाले का m/0, तीसरे वाले का बच्चों 2m माइनस वही कॉस थीटा। ये बच्चों माइनस वाला इधर, अब माइनस वाले को इधर ले आओगे, इक्वेशन 1 बनेगी। ऐसे ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल। शुरुआत में पूरा बॉम्ब रश में था बच्चों ये पहले वाले का m, अब पहले वाला चूंकि एक्स के अलॉन्ग जा रहा है इसलिए वाई के अलॉन्ग 0, दूसरा वाला तो वाई के अलॉन्ग ही गया है, और तीसरे वाले का वाई के अलॉन्ग इतना। माइनस साइन को आप इधर ले आओगे बच्चों, ये कुछ आ गया। फर्स्ट का स्क्वायर क्या, दूसरे का स्क्वायर क्या, दोनों का सम करा बच्चों, ये कुछ कहानी आपके सामने आ जाएगी। अब इनमें से 4v² कॉमन निकाल देंगे बच्चों, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास सरलता पूर्वक 5/√2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो नॉट अ बिग टास्क बच्चों, बहुत सिंपल सा काम था। अच्छा लगा, अब यहाँ पर लगे हाथ तो आप यहाँ पर थीटा भी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर मैं काम करूँ, यदि मैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट इन दोनों का रेशो जरा लेकर देखिए, जरा गौर कीजिए बच्चों। यदि मैं दोनों का रेशो लूँ तो क्या होता है, हियर द सेकंड इक्वेशन LHS इज 2v साइन थीटा, और ये आएगा बच्चों 2v cos थीटा, और इज इक्वल्स टू बच्चों कितना 5/5। ये है बच्चों 2v साइन थीटा, ये है बच्चों 2v cos थीटा। दोनों का रेशो लिया, यहाँ पर रेशो लेने से क्या होगा बच्चों, 2v से 2v कैंसल, 5 से 5 कैंसल, और बच्चों ये जो tan थीटा है उस tan थीटा की वैल्यू आएगी 1, मतलब थीटा की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट यू विल फाइंड इक्वल्स टू 45 डिग्री। भाई tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर होती है ना, आपको पता है। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की 1/√3, tan 60 की √3, tan 45 की 1, tan 90 की इन्फिनिटी।
नहीं। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, ये थीटा की वैल्यू 45 आई और आना भी थी, क्योंकि आपको पता है चूंकि इन दोनों के मासेस सेम है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, सो इन दोनों के मोमेंटम भी सेम होंगे, तो नेट मोमेंटम इन दोनों के बीच में जो आएगा वो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर आएगा। तो अगर ये 45 डिग्री के एंगल पर आया है तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों इसको भी 45 के एंगल पे ही जाना पड़ेगा। ये इस बात से पुष्टि भी हो रही है इसकी, इस बात से बच्चों ये प्रूव भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मोमेंटम इन दोनों के ठीक बीच में है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये बिल्कुल उसके अपोजिट जाएगा, मतलब 45 के एंगल पे जाएगा। दैट यू कैन प्रूव मैथमेटिकली एज वेल। तो बच्चों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमें काम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फंडा और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर बच्चों वही बात बोल रहा हूँ, अ बॉम्ब एट रेस्ट इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स। A bomb at rest is exploded in 3 parts, जिनके masses का रेशो 1:1:3 है। ये ऐसा करें बच्चों, बॉम्ब एट रेस्ट इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स, रेशो ऑफ उस masses इज 1:2:3। ये है बच्चों 1:2:3। और आपसे ये बोला है कि स्मॉलेस्ट पार्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट, smallest part and largest part are moving along mutual to perpendicular directions with speed 10 मीटर पर सेकेंड each। कितनी स्पीड बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड दोनों की है। आपको तीसरा वाला जो पार्ट है बच्चों उसकी स्पीड बतानी है। एक बॉम्ब रेस्ट में है, 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, मासेस के रेशो उनके 1:2:3 है। दोनों जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है बच्चों वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। तीसरे वाले पार्ट की स्पीड बतानी, वीडियो को पॉज करके करिए, जल्दी जल्दी करिएगा बच्चों। अभी पूरा फंडा मैंने आपको समझा दिया, जैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये समझ दिया, अदरवाइज इसका कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। जनरली हम लोग एक ही तरह की प्रॉब्लम को दूसरी बार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स की वैरायटी ज़्यादा हो वो अच्छा है, क्वांटिटी से मतलब नहीं पड़ता, क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। अब देखो बच्चों यहाँ पहले वाले पार्ट का मास m है, दूसरे वाले पार्ट का मास 2m है, और तीसरे वाले पार्ट का मास बच्चों 3m है भैया। पहले पार्ट का मास m, दूसरे का 2m और तीसरे का 3m। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ बच्चों। दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस। अब पहला वाला जो पार्ट है बच्चों m, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में। मैंने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। जो दूसरा मास है बच्चों 3m, उससे मैंने मान लिया इट इज आल्सो मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। पहले वाले पार्ट की स्पीड इतनी, दूसरे वाले पार्ट की स्पीड इतनी। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। भाई दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए ना, तो मैंने मान लिया लेट अस सपोज दैट दे आर मूविंग अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, या वो जिस डायरेक्शन में गए उनको x एक्सिस y एक्सिस मान लिया। अब बच्चों ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका मोमेंटम उधर रहेगा, ये जिधर जाएगा उसका मोमेंटम इधर रहेगा। तो लाजमी बच्चों इन दोनों का जो नेट मोमेंटम रहेगा वो इन दोनों के बीच में कहीं रहेगा। दैट वुड बी समवॉट हियर। अब बच्चों यहाँ पर ये इधर गया, ये इधर गया, तो इनका मोमेंटम इधर गया। अभी शुरुआत में पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, मतलब तीनों पार्ट्स भी रेस्ट में थे। अरे पूरे बॉम्ब से ही तो तीनों पार्ट्स बने हैं। अगर पूरा बॉम्ब रेस्ट में तो तीनों पार्ट्स भी रेस्ट में, मतलब शुरुआत में पूरे बॉम्ब का मोमेंटम जीरो, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद में क्या होगा बच्चों, एक्सप्लोजन के बाद में ये पार्ट्स मूव किए, तो मोमेंटम को कंजर्व करना है। अब मोमेंटम को कंजर्व करने का तरीका ये बच्चों कि ये जिधर गए तीसरे को आप उसके जस्ट अपोजिट भेज दो। ये तीनों जिधर गए बच्चों, तीसरे को आप उसके जस्ट अपोजिट भेज दो, आपका काम हो जाएगा। यही कुछ करोगे, क्यों, क्योंकि अगर तीसरे को जस्ट उसके अपोजिट भेज दिया बच्चों तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, और नेट मोमेंटम स्टिल वुड ऑब्टेन्ड एज 0। इट इज वाई लेट मी सपोज जो तीसरा मास है बच्चों जो कि 2m है नेचुरली, लेट मी सपोज इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा। तीसरा पार्ट बच्चों जिसका मास 2m है उसकी वेलोसिटी मैंने v सपोज कर ली एंगल थीटा पर। अब ये क्या होगा बच्चों, दिस आई सपोज इज इक्वल टू v cos थीटा, दिस आई सपोज इज v sin थीटा। बच्चों ये आपके पास में v cos थीटा और ये v sin थीटा आएगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। पहला वाला पार्ट इधर गया, दूसरा वाला पार्ट इधर गया, दोनों का नेट मोमेंटम बीच में गया, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए तीसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी मैंने v सपोज कर ली।
अब बच्चों क्या होगा यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल। आप अब पी आई एक्स इक्वल टू पी एफ एक्स कर दीजिए। व्हाट इज द मोमेंटम जस्ट बिफोर along x axis is the final momentum just after the x ये। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर शुरुआत में पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, मतलब एम बी रेस्ट में था, 2m भी रेस्ट में था, 3m भी रेस्ट में था, तो पूरे बॉम्ब का मोमेंटम जीरो था। पूरे बॉम्ब का मोमेंटम बच्चों जीरो था। या अभी दूसरा वाला जो पार्ट होगा बच्चों, जो दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो अब सॉरी मतलब फाइनल वाला जो होगा, अब वो कितना होगा बच्चों, m इंटू 10, भाई इसका हो गया m इंटू 10, और जो दूसरा मास है बच्चों वो 3m, सिंस इट इज मूविंग अलॉन्ग y एक्सिस, तो इसीलिए बच्चों उसका x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम होगा जीरो। चूंकि ये x के अलॉन्ग गया इसलिए m इंटू 10 रहा, ये बच्चों 3m y के अलॉन्ग गया इसलिए 3m इंटू जीरो हो गया। और तीसरा वाला जो मास है बच्चों, जिसका मास 2m है, वो जरा गौर कीजिए, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बच्चों, उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है v cos थीटा, एंड सिंस इट इज अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो आई वुड से माइनस v cos थीटा हो जाएगा। भाई पहले पूरा बॉम्ब रेस्ट में था, ये गया x के अलॉन्ग m इंटू 10, ये गया y के अलॉन्ग जीरो, और ये गया बच्चों x के अलॉन्ग माइनस v cos थीटा। अभी बच्चों यहाँ m और m क्यों हो रहे हो भाई, कैंसिल हो रहे हो, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया आपके पास में 10, ये जीरो माइनस 2v cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों जीरो, और इस आधार पर बच्चों 2v cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, 2v cos थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, एक सेकेंड, 2v, हालांकि मैं 2 से 2 कैंसिल भी कर सकता हूं पर अभी मैं नहीं कर रहा हूं। 2v cos थीटा इक्वल टू कितना बच्चों, 10 आ गया, या चलिए 2 से 2 कैंसिल कर ही देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, v cos थीटा इज इक्वल टू 5। अभी इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 नाम दे दिया बच्चों। अब मैं एक काम करूं, अब मैं यहाँ पर बच्चों y एक्सिस का अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करता हूँ। ये हमेशा बिल्कुल बच्चों जैसे बिल्कुल कंठस्थ मान के चलिए कि व्हेन मोशन इज occurring in 2 dimension or planar motion बच्चों, then it is always advisable that you resolve its that motion into 2 mutual perpendicular direction। तो पहले तो ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद में बच्चों y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल और y एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल। अब ये वाला जो मास है बच्चों वो x के अलॉन्ग गया इसलिए y के अलॉन्ग जीरो, सिंस इट इज मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस इसलिए y के अलॉन्ग जीरो। पहली बात तो यूं करो ना यार, क्या बिफोर एक्सप्लोजन तो तीनों ही पार्ट्स बच्चों रेस्ट में थे, बिफोर द एक्सप्लोजन बच्चों तीनों ही पार्ट्स रेस्ट में थे, मतलब टोटल मोमेंटम जीरो ही था, टोटल मोमेंटम। अब बच्चों ये गया x के अलॉन्ग इसलिए इसका y के अलॉन्ग जीरो, और ये तो बच्चों बकायदा y के अलॉन्ग ही गया है, सो नो ऑब्जेक्शन कि भैया ये 3m इंटू 10 होगा। भाई दिस हैज़ मूव्ड अलॉन्ग x एक्सिस तो y के अलॉन्ग जीरो, ये बच्चों y के अलॉन्ग गया तो 3m इंटू 10, and that mass 2m is moving along y axis, not exactly y axis, that is moving along negative y axis, so its velocity would be बच्चों minus v sin theta। now you do one thing बच्चों, ये m और m कैंसिल हो जाएंगे, इस माइनस को आप यहाँ ले आओगे बच्चों, then I would find this is 2v sin theta is equals to कितना होगा बच्चों, is equals to हो जाएगा 30। Hope you have got this, because 3 into 10 will reduce to 30. This 2 minus v sin theta would come on LHS and will give us the positive value. Now cancelling by 2, I would see that this is v sin theta, which is naturally equals to 15. So this is my equation number 2, and the same mathematical operation I will proceed what I did in the last problem, adding squares of equation number 1 and equation number 2. Now you add this, you add that, and what you will find बच्चों, this is v square cos square theta plus v square sin square theta is equals to बच्चों 5 square plus 15 square। now what I find, this is v square और cos square theta plus sin square theta होगा, ये बच्चों ये हो जाएगा 250, और v की वैल्यू इससे बच्चों आ जाएगी 5√10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से बच्चों। तो ये आपके पास में आ गई फाइनली जो तीसरा वाला पार्ट है बच्चों, उसकी वेलोसिटी, एंड इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग डायरेक्शन एज वेल कि भैया ये किस डायरेक्शन में जाएगा, सो नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, वी जस्ट नीड टू डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड का एलएचएस देखिए बच्चों v sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट का वही एलएचएस v cos थीटा है, और बच्चों राइट हैंड साइड पर एज यू कैन सी इट इज 15, और लेफ्ट हैंड साइड पर बच्चों ये सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में वो 5 है,
v और v कैंसल बच्चों, 15 से ये जाएगा 3 टाइम्स, सो आई वुड सी दैट दिस इज 3 सॉरी दिस इज tan थीटा विच इज इक्वल टू 3, सो सॉल्विंग दिस विल गिव अस बच्चों दिस इज tan इनवर्स 3। तो ये जो सेकंड जो मतलब जो तीसरा वाला जो पार्ट है बच्चों, उसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा दैट यू वुड फाइंड इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, उसका जो एंगल बनना है बच्चों वो tan इनवर्स 3 बनना। तो ये बड़ा लॉलीपॉप सा फंडा है बच्चों, आपको कुल मिलाकर करना सिर्फ इतना सही है बच्चों कि दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तब तो ठीक बात है, बट इफ दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट में फिर वो कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट में हो सकता है उनके बीच में एंगल 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 170 डिग्री हो, आप जो मर्जी बोल दीजिए बच्चों, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है तो एडवाइजेबल हमेशा से यही रहा है बच्चों कि आप उसके वेग को 2 लंबवत दिशाओं में तोड़ लीजिए। तो ये कुछ हमारे पास में बच्चों इसके हैं कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई। अच्छा, ये जो मैंने अभी आखिरी में जो 2 प्रॉब्लम कराई है बच्चों, इनके लिए मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट फार्मूला दे देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ और पहला जो m1 पार्ट था बच्चों वो मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से m1, और जो m2 पार्ट है बच्चों इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v2। I repeat बच्चों, m1 पार्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, m2 पार्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v2। तो जो तीसरा पार्ट m3 होगा बच्चों, वो उसकी वेलोसिटी जो आएगी बच्चों, वो उसका फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको तीसरे पार्ट की वेलोसिटी का, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, दैट यू कैन सी इज अंडर द रूट m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों m3। सो दिस इज अ डायरेक्ट आइडेंटिटी विच यू कैन अप्लाई। ये आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है बच्चों कि ये जो दोनों पार्ट जिनकी वेलोसिटीज आपने लिखी है, m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2, इन दोनों पार्ट्स की जो वेलोसिटी आपने लिखी है बच्चों, दे पाथ शुड मूव अलोंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इन दोनों को बच्चों दोनों जो है वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। m1 और m2 दोनों कैसी डायरेक्शन में चल रहे हैं बच्चों? दोनों चल रहे हैं बच्चों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। भाई ये m1 था, ये इधर गया देखिए, और m2 इधर गया, तो आपने क्या कर दिया बच्चों, आपको तीसरे पार्ट की वेलोसिटी निकालनी है, तीसरा वाला जो पार्ट है बच्चों उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो उसके लिए डायरेक्ट आपके पास में फार्मूला ये आएगा, अंडर द रूट m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन m3। मैं ये काम करता हूँ, जैसे यही क्वेश्चन है बच्चों, इसी क्वेश्चन को बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब इसमें बच्चों मुझे अगर v3 निकालना है तो v3 कैसे निकलेगा बच्चों? अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, पहला वाला जो पार्ट है बच्चों उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? पहला वाला पार्ट m, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी, ये लीजिए। और दूसरा वाला पार्ट बच्चों 3m, उसकी वेलोसिटी कितनी? 5। पहला वाला पार्ट बच्चों मास m, वेलोसिटी 10, दूसरा वाला पार्ट मास 3m, वेलोसिटी 5, और अपॉन में बच्चों m, ये 2m। अब यहाँ पर बच्चों यदि आप देखें तो इधर कितना पाएंगे, ये 10 इंटू एम का स्क्वायर, ये 3 इंटू एम का स्क्वायर। अब यहाँ से m स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा बच्चों 100, और ये 3 5 जा 15, मतलब कितना होगा बच्चों? 3 5 जा 15 ना, हाँ एक सेकेंड, अच्छा 3m इंटू 10 था, वही तो मैं बोलूँ क्या गलती हो रही है साहब, ये 3m इंटू 10 था, तो ये 30 का स्क्वायर मतलब बच्चों 900 अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। और अपॉन में कितना बच्चों? 2m, अपॉन में 2m। भाई पहला वाला पार्ट m था, उसकी वेलोसिटी इतनी थी, दूसरा वाला पार्ट इतना था जिसकी वेलोसिटी इतनी थी, तीसरे पार्ट का मास 2m था। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम m स्क्वायर का रूट निकालें तो वो m अपॉन 2m, और ये 1000 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1000 का रूट जो होगा दैट यू विल फाइंड इज 10 रूट 10। वो कितना होगा बच्चों? 10 रूट 10, बिकॉज 100 प्लस 900 विल कम टू 1000, और 1000 का रूट बच्चों 10 रूट 10। तो ये अभी बच्चों यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल फाइंड दिस इज 5 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ प्रॉब्लम बच्चों विच यू कैन रिमेंबर, दिस इज अ फार्मूला जिसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं बच्चों। बस शर्त यह है कि वो जो दोनों पार्ट्स m1 और m2 हैं, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे गए तो तीसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों, वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और एक और शर्त है कि जो एक्सप्लोजन के पहले बॉम्ब जो था बच्चों वो रेस्ट में रहे और 3 पार्ट्स में वो विभक्त हो, जैसा कि अब यहाँ पर हुआ है। पिछली वाली प्रॉब्लम को भी आप इससे करके देखिए, जैसे पिछली वाली प्रॉब्लम को भी अगर आप करके देखें बच्चों, तो पहले पार्ट का मास m था, उसकी वेलोसिटी 5 थी, और दूसरे वाले पार्ट का मास m था, उसकी वेलोसिटी भी 5 थी।
पहले वाले पार्ट का मास m था, उसकी वेलोसिटी 5 थी, दूसरा वाला पार्ट उसका मास भी m था, उसकी वेलोसिटी 5 थी, और तीसरा वाला जो पार्ट था बच्चों उसका मास 2m था। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, वही का वही आंसर आएगा जो आंसर थोड़ी देर पहले आया था। कितना आया था वो? 5/√2 मीटर पर सेकेंड। 5/√2 मीटर पर सेकेंड जो उस समय आया था बच्चों, डिट्टो विच वेलोसिटी मेरे को मिलने की है बाबा, विच वेलोसिटी। तो ये कुछ हमारे समक्ष सरल सा, सहज सा, आसान सा बच्चों एक प्रॉब्लम था। और अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, फर्ज कीजिए अगर दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं भी होना तो भी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको उसका भी फार्मूला बना के दे देता हूँ। ये लीजिए बच्चों, मैं इससे तो उसके लिए मिटा दूंगा। अब बच्चों अगर वही बात करूँ मैं कि अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ बच्चों, और एक m1 गया, सपोज कीजिए m1 गया v1 स्पीड से इधर, और m2 जो है बच्चों, m1 जा रहा है इधर और m2 जो है बच्चों वो जा रहा है इधर v2 स्पीड से, और ये मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर बढ़ रहे हैं आगे? थीटा एंगल पे। भाई बॉम्ब रेस्ट में था रेस्ट में, एक m1 जा रहा है इधर, गया भैया, और दूसरा जो मास है m2 वो जा रहा है इधर एंगल थीटा पे। तो तीसरे वाले पार्ट की जो वेलोसिटी होगी बच्चों, इतना आप समझिए, देखिए कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो पिछली वाली प्रॉब्लम थी बच्चों, मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग काम करा, मैं उसको ऐसे ना करते हुए मैं किसी और तरीके से भी कर सकता था। हो सकता है आप लोगों ने शायद उस तरीके से करा भी हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों, खासतौर पर मैथमेटिक्स में तो ऐसा बहुतों बार होता है कि हम एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से डील कर पाते हैं, कई सारे तरीक़ों से भी डील कर पाते हैं। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हम एक तरीके से करते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि अरे यार ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। तो ज़रा देखिए, जैसे इसी में अभी सपोज कीजिए कि अगर ऐसा ना होते हुए बॉम्ब जो था बच्चों वो रेस्ट में था पहले, और वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, m1 जो है साहब इधर गया v1 वेलोसिटी से, m2 जो है बच्चों वो इधर गया v2 वेलोसिटी से, अभी तक म्यूचुअल परपेंडिकुलर जा रहे थे, अभी इधर गया। अब मुझे तीसरे पार्ट की वेलोसिटी पूछिए। अब आप एक बात समझिए बच्चों कि ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है? थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, इन दोनों, अब भाई जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन बॉम्ब रेस्ट में था, तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन बॉम्ब अगर रेस्ट में था बच्चों, तो जस्ट आफ्टर भी रेस्ट में ही रहेगा। जस्ट बिफोर दी ब्लास्टिंग, जस्ट बिफोर दी एक्सप्लोजन वो रेस्ट में था, तो जस्ट आफ्टर भी एक्सप्लोजन भी वो रेस्ट में रहेगा। मतलब पहले अगर उसका मोमेंटम नेट जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा, और बाद में भी अगर जीरो रहेगा तो वो कैसे रह सकता है? वो ऐसे रह सकता है बच्चों कि इन दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा, भाई पहले वाले का मोमेंटम इधर, दूसरे वाले का मोमेंटम इधर, तो इन दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा 1 और 2 का, वो इन दोनों के बीच में होगा। अब उसको अगर कैंसिल करना है तो तीसरे वाले के मोमेंटम को आप उसके अपोजिट ले आइए, है ना, और तीसरे वाले का मोमेंटम अगर उसके बराबर हो गया और डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आई रिपीट बच्चों, पहले का मोमेंटम इधर, दूसरे का मोमेंटम एंगल थीटा पर इधर, ऐसा कुछ होगा। अब इन दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा भैया वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब अगर मैं तीसरे वाले के मोमेंटम को बच्चों उसके जस्ट अपोजिट कर दूं, भाई इन दोनों का नेट मोमेंटम तो उनके बीच में होगा ना, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ठीक बीच में होगा, एग्जैक्टली अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर। और अगर बिल्कुल सेम ना भी हो तो टेंशन नहीं लेने का रे, उसके एग्जैक्टली अपोजिट कर दो, एक्जैक्टली अपोजिट कर दोगे। भाई इन दोनों के बीच में होगा, तो हमने तीसरे वाले को अगर उसके एक्जैक्टली अपोजिट कर दिया तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द टोटल मोमेंटम वुड ऑब्टेन एज जीरो व्हिच वाज अर्लियर एज वेल एज जीरो। सो P3 इक्वल्स टू P12, और P3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? P3 की वैल्यू होगी m3v3, m3v3, और P12 का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ P1 स्क्वायर, P1 एंड P2। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है बच्चों? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकलता है अंडर द रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा। और P1 की वैल्यू बच्चों m1 v1, P2 की वैल्यू m2 v2। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो v3 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट आई कैन फाइंड इज इक्वल टू बच्चों अंडर द रूट ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m1 v1 m2 v2 इनटू कितना बच्चों? cos थीटा, और अपॉन में कितना बच्चों? m3। सो दिस वुड गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। सिंपल।
P1 P2 P1 P2 cos थीटा अपॉन M3। ये चैप्टर क्लोज आपका। सिंपल सा मैथमेटिक्स है बच्चों, कोई ज़्यादा कठिन काम, कठिन डिफिकल्ट टास्क इसमें नहीं है। तो ये बच्चों आपके पास में इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जो पिछले मैंने जो 2 सम्स कराए, यू कुड प्रोसीड इन दिस वे एज वेल, कि आपने बच्चों आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग काम करा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग काम करा। आप एक काम ये भी कर सकते थे कि आप इन दोनों का नेट मोमेंटम निकालते और तीसरे को उसके बराबर कर देते, उससे कर लेते। भाई इसका मोमेंटम निकाला m इंटू 5 का स्क्वायर, फिर इसका मोमेंटम निकाला m इंटू 5 का स्क्वायर, फिर इन दोनों का एंगल 0, तो नेट मोमेंटम इन दोनों का इतना हो गया, अंडर द रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। बाई चांस थीटा दोनों के बीच का 90 है तो वो 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू तीसरा वाला मास इंटू उसकी वेलोसिटी। आप ऐसा भी कर सकते थे, जो मैंने इतना लंबा छोड़ा काम करा, एक्स के अलॉन्ग अलग, वाई के अलॉन्ग अलग। हो सकता है कुछ लोगों ने प्रोसीड करा हो, नहीं करा हो बच्चों, तो आपके पास में एक और अप्रोच आ गई कि आप इसका मोमेंटम निकालिए, इसका मोमेंटम निकालिए, दोनों का नेट निकालिए। अब उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको तीसरे को बच्चों उसके अपोजिट लाना पड़ेगा ना बाबा, लाना पड़ेगा। तो इन दोनों का नेट ये हो जाएगा, तीसरे को उसके बराबर कर देने का बाबा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास चल कर आ जाएगी। तो बच्चों ये भी एक तरीका हो सकता है। और मोमेंटम कंजर्वेशन तो बच्चों वो बला है जिस पर आप इतना कुछ कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं है। एनीवेज बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन मैं आपको चलिए कराता हूँ। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन को कैसे अप्लाई करना और फंडा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हमें दे रखा है कि कोई बॉम्ब है, मान लीजिए 100 ग्राम मास का बॉम्ब है, 100 ग्राम मास का बॉम्ब है बच्चों, जो समवाट 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। यहाँ ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, यहाँ ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। उनमें से एक पार्ट का मास है 40 ग्राम, एक पार्ट का मास है 40 ग्राम, विच मूव्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, विच मूव्स अलॉन्ग म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन बतानी है। बॉम्ब को मैंने फेंका 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी 100 ग्राम का बॉम्ब था, कितनी स्पीड से फेंका, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, फेंक दिया। यहां आकर वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ। एक पार्ट का मास कितना, 40 ग्राम। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था ना, वो जो ब्रेक हुआ ये उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर गया। तो दूसरा जो पार्ट बचेगा बच्चों, उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों बतानी है, और सॉरी उसकी वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों बतानी है। तो वीडियो को बच्चों थोड़ी देर पॉज कीजिए, थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन करिएगा बच्चों खुद, बहुत काम की बात है वो। आपका करना ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, मेरे करने से सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे करने से मात्र नहीं मिलेगी। अभी देखिए थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। एक सिंपल सी बात तो ये देखिए, 100 ग्राम का था, एक पार्ट का मास 40, तो दूसरे का मास 60 ही बचेगा, ये तो आप सोच सकते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरह से गया बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम वाज अलोंग दिस डायरेक्शन। अब बच्चों यहाँ आकर ये 40 इधर चला गया, इधर 40 इधर चला गया। अब मोमेंटम कंजर्व्ड है, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, पहले ने दूसरे पे, दूसरे ने पहले पे, 40 वाले ने 60 वाले पे, 60 वाले ने 40 वाले पे फोर्स लगाया। चैप्टर क्लोज करो ना यार बाबा। तो कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा एक्सटर्नल, इसलिए मोमेंटम कंजर्व। अब आप सोचिए, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन ये इधर जा रहा था, इस डायरेक्शन में था, तो जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन भी इसी डायरेक्शन में ही रहना चाहिए। भाई मोमेंटम कंजर्व्ड है, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो वो हर एस्पेक्ट में कंजर्व्ड है। भाई आप जो है केवल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही वो केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ही कांस्टेंट नहीं है कि केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, साहब जितना है उतना ही रहेगा, डायरेक्शन भी वैसी की वैसी है। अब बाई चांस अभी तक हम लोगों ने 4 सम्स इस पर करे और मैं 4 में से 3 में बॉम्ब रेस्ट में था, तो आपने नेट मोमेंटम 0 पाया, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए बॉम्ब मूविंग है बच्चों। तो अब आप जरा खोपड़ी लगाइए कि ये नेट पहले इधर जा रहा था अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ये अलॉन्ग दिस डायरेक्शन जा रहा था, तो ये भी बच्चों अलॉन्ग, फाइनल भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उनमें से एक इधर गया, तो दूसरा वाला जो होगा बच्चों 60 ग्राम वाला, वो कहीं यहाँ जाएगा। क्यों यहाँ जाएगा, उससे जरा खोपड़ी लगाइए क्या होगा। 40 ग्राम वाला बच्चों अगर इधर गया, 60 ग्राम वाला इधर गया, तो क्या होगा, इस तरह से इस 60 वाले का नेट वाई कंपोनेंट इधर आ जाएगा,
और एक्स कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब ये दोनों वाई कंपोनेंट जो है बच्चों वो जीरो हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि शुरुआत में मोमेंटम वाज कंप्लीटली अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चों यही इसमें सोचने की बात है, थोड़ा सा वेक्टर किस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। आप एक बात समझिए बच्चों, ये 100 ग्राम का मास था, 40 ग्राम इधर चला गया तो इसका मोमेंटम तो इधर हो गया, वाई के लॉन्ग हो गया। लेकिन पहले पूरा का पूरा मोमेंटम एक्स के लॉन्ग था, वाई के लॉन्ग कुछ भी था क्या? नहीं था। तो बाद में भी वाई के लॉन्ग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बिफोर द एक्सप्लोजन पूरा बॉम्ब यहाँ जा रहा है, पूरे बॉम्ब का मोमेंटम इधर ही है। अब जब वो ब्रेक हुआ तो उछल के एक पार्ट ऊपर चला गया, तो उसका मोमेंटम तो वाई के लॉन्ग हो गया। अब दिक्कत ये कि टोटल मोमेंटम वाई के लॉन्ग था ही नहीं, वो तो एक्स के लॉन्ग था। तो अब दूसरे पार्ट को कहाँ ले जाना पड़ेगा? अगर आप दूसरे पार्ट को बच्चों कहीं यहाँ लेके जाओ कि मैं बोलूँ दूसरा पार्ट उसके अपोजिट चले जाए, तो ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों अगर ऐसे हो गए तो टोटल मोमेंटम क्या होगा बच्चों? टोटल मोमेंटम जो होगा वो अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। भाई अगर जितना इसका रहा उतना इसका रहा, तब तो ये आपस में बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे और नेट जीरो हो जाएगा। जबकि शुरुआत में नेट जीरो था क्या? शुरुआत में नेट मोमेंटम जीरो था क्या? नहीं था। भाई ऐसे था ना, एक बॉम्ब शुरू, हमने एक क्वेश्चन किया सबसे पहला बॉम्ब रेस्ट में, उसमें से एक पार्ट इधर गया तो दूसरा पार्ट इधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जीरो था तो बाद में भी जीरो रखना है। अब बाद में जीरो रखने का तरीका एक ही हो सकता है बच्चों कि एक का मोमेंटम इधर, दूसरे का मोमेंटम इधर कर दीजिए, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, वैल्यूज बिल्कुल सेम कर दीजिए, कैंसिल हो गया, आउटकम ऑब्टेन जीरो हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं बच्चों, लेकिन कब? जब दोनों की वैल्यूज सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, और वो भी तब जब शुरुआत में बॉम्ब रेस्ट में था। इन दिस प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट बीन गिवन दैट बॉम्ब वाज इनिशियली एट रेस्ट, द टोटल बॉम्ब वाज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, सो टोटल मोमेंटम वाज अलोंग दिस डायरेक्शन। बच्चों अभी जब ये टूटा तो एक पार्ट ऊपर गया, अब दूसरे पार्ट को अगर आपने बिल्कुल उसके अपोजिट कर दिया तो पंगा हो गया ना बाबा रे। कैसे हो गया? क्योंकि ये दोनों अब या तो पूरी तरह से कैंसिल करेंगे या कुछ कुछ कैंसिल करेंगे। अब अगर पूरी तरह से कैंसिल करा तो कितना? जीरो। और अगर आधा अधूरा कैंसिल किया तो क्या होगा? सपोज करो ऊपर वाले का ज़्यादा नीचे वाले का कम, तो नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा। भाई अगर ऊपर वाले का ज़्यादा है नीचे वाले का कम, तो नेट ऊपर की तरफ आ गया। अगर ऊपर वाले का कम है नीचे वाले का ज़्यादा आ गया तो नेट नीचे आ गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप भैया एक को ऊपर ले जाओ और दूसरे को नीचे ले जाओ, बिल्कुल नीचे ले जाओ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या तो पूरी तरह से या नेट या कुछ कुछ, लेकिन कुल मिलाकर या तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा या फिर ऊपर आएगा या नीचे आएगा। इस डायरेक्शन में आएगा क्या? नहीं आएगा। अब अगर आप ऐसा सोचो कि मैं एक पार्ट तो ऊपर जा रहा है, दूसरे पार्ट को मैं ऐसे ले जाऊं, फर्ज कीजिए, मैं तमाम तरह की जो पॉसिबिलिटीज है बच्चों ये बता रहा हूं आपको, ये जानिए, अच्छी तरह से जानिए कि अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हर एस्पेक्ट में कांस्टेंट है। अगर एक पार्ट इधर गया दूसरा पार्ट इधर गया तो नेट मोमेंटम तो इन दोनों का इनके बीच हो जाएगा, जबकि शुरुआत में नेट मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है। भाई ये तो सर्टेन है कि शुरुआत में मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फाइनल भी अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगा। अब अगर एक को ऊपर भेजा एक को नीचे भेजा तो भैया या तो ये पूरी तरह से कैंसिल करेंगे या पार्शियली कैंसिल करेंगे। अगर ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम तो नेट ऊपर, ऊपर वाला कम नीचे वाला ज़्यादा तो नेट नीचे। पर ना तो नेट ऊपर था ना नेट नीचे था, नेट तो भैया ऐसे ही होना चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये दोनों भी गलत हो गए। अब अगर बच्चों मैं एक को इधर भेज दूं दूसरे को इधर भेज दूं तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, जबकि नेट होना चाहिए अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है, ये भी केस पॉसिबल नहीं है। अब अगर बच्चों मैं ऐसा करूं कि चलिए एक पार्ट को मैं इधर भेज दूं, दूसरे पार्ट को मैं कहीं यहाँ भेज दूं, तो नेट क्या होगा बच्चों? अगर आप ये सोचते हैं कि चलिए एक पार्ट को मैं यहाँ भेज दूं और दूसरे पार्ट को बच्चों मैं यहाँ भेज दूं, तो इन दोनों का नेट जो है वो इनके बीच में आएगा नेट इनके बीच में। अब उसको कैंसिल करने, अब आप देखिए दोनों के नेट बीच में आया, जबकि नेट इस डायरेक्शन में था, क्या नेट तो अलोंग इस डायरेक्शन था, तो ये भी कैंसिल नहीं हो, ये भी नहीं आ पाएगा। भाई दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होता ही जानते हैं आप, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ऊपर गया एक इधर गया तो ये आपस में कैंसिल, इन दोनों का नेट इधर आ जाएगा, जबकि नेट होना चाहिए अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दिस इज नॉट आल्सो प्रैक्टिकली फिजिबल। इसी तरीके से बच्चों अगर ऐसा कुछ करूं कि एक को मैं इधर ले जाऊं, एक को मैं इधर ले जाऊं और दूसरे को बच्चों मैं इधर ले जाऊं, तो इन दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों का नेट कहीं यहाँ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, और आपको चाहिए अलोंग दिस डायरेक्शन, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? असंभव,
असंभव घटना बच्चों, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। भाई अगर एक गया ऐसा दूसरा गया ऐसा तो ये इन दोनों का नेट इधर आएगा, जबकि होना कहाँ चाहिए, होना कहाँ चाहिए, इस डायरेक्शन में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर बच्चों अगर पॉसिबल है तो जरा गौर कीजिए वो कैसे पॉसिबल है। एक को इधर भेजिए और दूसरे को आप इधर भेजिए, ऐसा कुछ भेज दीजिए, तो नेट इन दोनों के बीच में यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है इन दोनों के बीच में आने की पॉसिबिलिटी। भाई इन अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो नेट इनके बीच में आ सकता है। अब यहाँ भी एक स्थिति है कि भाई एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो नेट हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, एग्जैक्टली हो सकता है हल्का सा इस तरफ हो, हल्का सा इस तरफ हो, दैट भाई होगा उनके बीच में। तो इनके मोमेंटम की वैल्यूज को ऐसा कुछ कर करके कुछ चेंजेस कर करके हम एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में ला सकते हैं। बाकी किसी केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों भाई एक ऊपर गया एक नीचे भेज दिया तो नेट मोमेंटम तो ऊपर नीचे हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में भैया एक ऊपर इधर गया एक इधर गया तो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे भेज दिया तो नेट इधर आएगा, जबकि नेट ऐसा होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। इवन अगर मान लीजिए मैं एक को ऐसा भेजूँ और दूसरे को मैं ऐसा भेजूँ तो नेट मोमेंटम इधर ही आएगा और होना चाहिए था इधर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों कुल मिलाकर केस क्या बना कि एक को मैंने ऊपर भेजा एक को नीचे भेजा, ऐसे भेजा, तो क्या होगा बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा कि इन दोनों का नेट इनके बीच में यहाँ लाया जा सकता है। हो सकता है वो यहाँ हो सकता है वो यहाँ हो सकता है वो यहाँ हो, तो वो अब मैथमेटिकली करके हम काम कर लेंगे। बट मेरे ख्याल से ये पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों कि जो दूसरा वाला पार्ट है मैं डायरेक्ट बना दूंगा कि दूसरा वाला पार्ट इधर जाएगा, ठीक है, बात जाएगा और मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये तो वीडियो क्लास है, अगर इवन क्लास में भी, अगर लाइव क्लास में भी अगर हम कई बार टीचर ये करते हैं बच्चों, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपसे कि एक पार्ट बच्चों इधर गया दूसरा वाला पार्ट इधर गया, हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हमने मैथमेटिक्स लगाया कर दिया, लेकिन पहले हमें ये तो मालूम पड़ेगी इधर क्यों गया, यही तो मेन बात है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों ये बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि टीचर ये मान के चलता है भैया कि स्टूडेंट को आता है, सब कुछ आता है। अगर स्टूडेंट को सब कुछ आता है तो टीचर के पास उसको जाने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। पर यही चीज़ें हैं बच्चों जो एक मेन बात होती है कई बार की, मतलब बड़ा दुख सा होता है कई बार इस बारे में जान के कि अरे आप पढ़ाने का मतलब बेसिकली, मेरा मानना ये हो सकता है कोई मेरी बात से कन्विंस ना हो, पर मेरा मानना ये है कि पढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो बुद्धू स्टूडेंट है उसको समझ में आना चाहिए। और कई बार स्टूडेंट बेचारे हेजिटेशन में पूछ नहीं पाते हैं, वो ज्वाइन तो कर लेते हैं कहीं पर भी, कहीं भी मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लिया, नाम सुना, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखे तो लगा कि अरे बहुत काम की चीज़ होगी यार। लेकिन बच्चों बात रिजल्ट बनाना से मतलब होता है जो कमज़ोर बच्चे उनका रिजल्ट बनना चाहिए, अच्छे बच्चों का तो रिजल्ट घर बैठ के भी बन जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स पीछे हैं उनका रिजल्ट में अगर कहीं कुछ अपथ्रस्ट मिल पाता तो वो असली मेहनत है, असली टीचिंग उसी को कहते हैं यार, असली टीचिंग उसी को कहते हैं। मेरा तो यही मानना है। भाई आप कोई हो सकता है कि बोले यार जो डफर है उसको क्या पढ़ाना, उससे कुछ निकलना तो है नहीं, उससे कुछ रिजल्ट तो निकलना नहीं, अननेसेसरी इस पर टाइम वेस्ट करना है, तो फिर बहुत वो रहता है कि अगर उससे कुछ निकलना नहीं है तो फिर उसको पढ़ाया क्यों, उसको बोल देते कि तुम कमज़ोर हो तुम मत पढ़ो, तुम्हारे लिए ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो सकती तुम्हारे से। पर ऐसा होता नहीं है ना भैया, क्योंकि वहाँ जेब भर रही होती है। ये एक बहुत कड़वा सच है, कड़वा सच है बच्चों, कभी इस बारे में गौर कीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो। एनीवेज बट मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हो रहा है वो मैं कर दूंगा, अब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इवन आप तो वीडियो क्लास में तो पूछ भी नहीं सकते भैया, डाउट भी नहीं पूछ सकते, ये एक जनरल बात होती है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि तमाम जितनी क्यूरीज हो सकती है, जितने क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं खुद ही उनके आंसर देता हुआ चलूँ यार, तभी चीज़ें बात, क्योंकि आप पूछ नहीं सकते वो आपकी मजबूरी है। तो हालांकि अब फोरम वोरम सब बना दी है, अब तो उस पर आप सब क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप को वैसे ही आंसर मिल जाए आपके पूछने से पहले तो वो तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होना चाहिए। और ये जो भी कुछ मैंने बनाया ये क्यों पॉसिबल नहीं, बच्चों मैंने दो तीन बार समझा, अच्छी तरीके से इनको कॉपी कर लीजिए कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों मैं आता हूँ कि अब क्या करूँगा मैं। देखिए इतना मैं समझ गया हूँ बच्चों कि एक पार्ट ऊपर गया है तो दूसरे पार्ट को बच्चों मैं नीचे की तरफ लाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली नीचे नहीं लाऊंगा, मैं कहीं बीच में लाऊंगा। सपोज कीजिए 40 ग्राम उधर गया तो 60 ग्राम बच्चों सपोज कीजिए वो इधर गया, और उसकी वेलोसिटी मैंने v सपोज कर ली जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और मैंने मान लिया कि वो एंगल थीटा पर गया, एंगल थीटा पर गया। तो अब बच्चों यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक v cos थीटा और एक इसका आएगा बच्चों कितना v sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे
और ये 40 ग्राम का मास था बच्चों, और कितनी वेलोसिटी से गया था, 10 मीटर की स्पीड से। अब एक काम करें बच्चों, यहाँ ये 100 ग्राम का था। अब फिर वही बात होगी बच्चों, हियर यू कैन सी दैट मोशन इज टेकिंग प्लेस इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो परस्पर लंबवत दिशाओं में हो रहा है बच्चों। तो हम यहाँ पर एक काम करें, वही घिसी पिटी सी बात, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल। अब शुरुआत में क्या था बच्चों, पूरा बॉम्ब का मास 100 था और उसकी स्पीड 50 थी। पूरे बॉम्ब का मास बच्चों 100 था, उसकी स्पीड 50 थी, ये था, है ना। और दैट वाज मूविंग कंप्लीटली अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना बच्चों, फाइनल कितना, फाइनल बच्चों वो जो 40 ग्राम का मास है वो तो एक्स के अलॉन्ग गया ही नहीं, वो तो वाई के अलॉन्ग गया, तो उसका तो जीरो हो गया। 40 ग्राम का मास तो बच्चों इट इज मूविंग कंप्लीटली अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उसका तो एक्स के अलॉन्ग जीरो हो गया। प्लस ये जो 60 ग्राम का मास है बच्चों, उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी, v cos थीटा। उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी बच्चों, v cos थीटा। एज यू कैन सी, मैंने सपोज कर लिया बच्चों उसकी वेलोसिटी v एंगल थीटा पर, तो वेलोसिटी v cos थीटा आ जाएगी। सो दिस वुड बी बच्चों 100 × 50 इज इक्वल टू बच्चों 40 ग्राम का मास की वेलोसिटी 0 थी, 60 ग्राम के मास की वेलोसिटी v cos थीटा थी। अभी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और ये तो वैसे भी जीरो हो जाना है, तो इसकी टेंशन अपने को पालना नहीं है। ये 500 ये 60 से जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 250 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3v cos थीटा। एंड लेट मी सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अभी बच्चों मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल करा। अब मैं काम करता हूँ बच्चों, वाई के अलॉन्ग इनिशियल और वाई के अलॉन्ग फाइनल कर देता हूँ, ये रहा। अभी क्या हुआ बच्चों, अब पूरा 100 ग्राम का मास एक्स के अलॉन्ग जा रहा था, इसलिए जस्ट बिफोर द ब्लास्टिंग और एक्सप्लोजन पूरे बॉम्ब का अलॉन्ग वाई एक्सिस मोमेंटम कितना रहेगा बच्चों, 100 × 0। भाई पूरा बॉम्ब जो है उसका मास 100 था, उसका मोमेंटम कितना था बच्चों, 0 था। अब फाइनली क्या होगा बच्चों, फाइनली ये जो 40 ग्राम का मास है बच्चों, दिस इज मूविंग अपवर्ड विद स्पीड 50 ना, 10। कितनी स्पीड है बच्चों उसकी, 10। 40 ग्राम के मास की स्पीड है बच्चों 10, और जो दूसरा पार्ट है बच्चों जिसका मास है कितना 60 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों, -v sin थीटा। भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल इक्वल्स टू वाई एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल कितना भाई, टोटल अगर हम निकालें, सो सिंस द टोटल बॉम्ब वाज मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस विथ नो स्पीड, बिकॉज इट वाज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भयंकर वाली दुश्मनी होती है बच्चों, दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हो। तो ये 0, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल, पहले वाले का इतना, दूसरे वाले का इतना। अब बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हम कैंसिल करें तो ये बच्चों ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा बच्चों 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स जाएगा। यस, मैंने पहला वाला सही करा कि नहीं, वो भी वेरीफाई कर लेता हूँ बच्चों। ये 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, और 100 × 5 500 से ये 3 टाइम्स गया। मेरे ख्याल से मैंने सही करा है, और अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दूं बच्चों तो मुझसे क्षमा चाहूँगा। और वैसे भी इतना मगजमारी क्यों करना है यार, ये तो वैसे भी 0 हो गया है, और ये 400 है, तो ये थोड़ी सी गलती हो जाएगी अगर मैं कैंसिल करूँगा तो, मैं कैंसिल करूँगा तो गलती हो जाएगी इनफैक्ट, क्योंकि देखिए शुरुआत में 100 ग्राम का मास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गया, इसलिए वाई के अलॉन्ग 0, और पहले वाले का 40 × 10 और दूसरे वाले का कितना बच्चों 60v sin थीटा, और v भी नहीं बच्चों, वो -v sin थीटा होगा, दैट वुड बी -v sin थीटा, -v sin थीटा। अभी बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा हो गया 0 और ये 400, तो क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना बच्चों 400, और एक 0, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए बच्चों, और ये भी 3 से कैंसिल करके ये कितना बचेगा, दिस यू वुड फाइंड इज इक्वल टू 20 - 3v sin थीटा। मैंने क्या करा, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, ये हो जाएगा -3v sin थीटा, और ये बच्चों ये 2 से कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, और ये 2 से कितने टाइम्स गया बच्चों 20 टाइम्स गया, ये 20 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब ये माइनस वाले को RHS पे ले आइए, LHS पे ले आइए बच्चों, तो 3v sin थीटा इज इक्वल टू 20। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इस माइनस वाले को आप LHS पे ले आइए बच्चों, 3v sin थीटा इक्वल टू 20। अब एक काम करें, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, दैट यू कैन डिटरमाइन। आप एक काम करें, वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर का सम करें,
और आप यहाँ पर आप देखिए बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये 9v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर वही घिसी पिटी सी बात 9v स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों, ये लीजिए। और LHS पर देखें तो 250 का स्क्वायर मतलब बच्चों 62500 प्लस कितना बच्चों 400। होप ऑल द कैलकुलेशंस आर मेड आर करेक्ट। भाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर होगा 9v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर होगा बच्चों 9v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 9v स्क्वायर कॉमन निकाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया। अभी 9 से डिवाइड करने का, स्क्वायर रूट लेने का तुम्हारा काम हो जाएगा भैया। ये देखो v स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट यू विल फाइंड इज टू 62900 अपॉन 4 ओ नॉट 4, इट इज एक्चुअली अपॉन 9। और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10/3 अंडर द रूट ऑफ 629 meter per second. So this is the velocity of the second part which is of mass 60 gram, and secondly I have to determine this direction as well. तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ देन आई वुड फाइंड दिस इज tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों, इन दोनों का रेशो लोगे तो 3v से 3v कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20/250 मतलब 1/25। एक सेकेंड, 20 से ये जाएगा बच्चों तो कितने टाइम जाएगा, ये 2/25 आएगा, 2/25। तो यहाँ से जो थीटा आएगा बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/25। सो दिस इज द एंगल एट विच द सेकंड पार्टिकल विल मूव। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बच्चों, बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो ये हमें देखना जरूरी कि तीसरा पार्ट किधर जाएगा बच्चों, जो दूसरा वाला पार्ट है वो किधर जाएगा वो समझना जरूरी था। अभी मैं एक लगे हाथ तो एक क्वेश्चन बता दूं बच्चों कि किसी किसी के जहन में कभी आ रहा हो कि वो क्वेश्चन मतलब अभी हमने जो थोड़ी देर पहले किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था बच्चों, पहले पूरा बॉम्ब जो था बच्चों वो इधर जा रहा था, अब अचानक से वो ब्रेक हुआ, एक इधर गया तो उसको, एक इधर गया तो दूसरे को आपको किस डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये तो आप समझ सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन जागा हो तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायग्राम को बड़ा कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे इससे मिटाना पड़ेगा बच्चों। और जरा गौर कीजिए भाई, यहाँ पर एक्सप्लोजन के पहले पूरे बॉम्ब का मोमेंटम अलोंग दिस डायरेक्शन था। अब एक पार्ट को आपने इधर भेजा, अब आप अगर इमेजिन करें कि एक को मैं इधर भेज दूँ और दूसरे किसी को मैं कहीं यहाँ भेज दूँ तो नेट तो इनका इधर हो जाएगा, समझिएगा। अगर एक को यहाँ भेजा दूसरे को यहाँ भेजा तो नेट तो इधर हो जाएगा, लेकिन नेट आपको चाहिए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या आप बोलें कि एक को मैं इधर भेज दूं, एक को इधर, तो भेजना ही है, वो तो क्वेश्चन में ही बोला है कि रीट्रेस कर रहा है। अब दूसरे को अगर मैं इधर गिरा दूं तो नेट इधर हो जाएगा, जबकि ऐसा चाहिए, तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा नहीं। अगर मैं एक को यहाँ भेज ही रहा हूँ वो तो कन्फर्म है, और दूसरे को मैं कहीं अगर ऐसे उछाल दूँ, ऊपर उछाल दूँ तो फिर इनका नेट इधर हो जाएगा, जबकि चाहिए मुझे इधर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर एक इधर गया है और नेट आपको इधर चाहिए तो दूसरे को इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। अब वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने आप आपको बता देगा। भाई टोटल बॉम्ब वाज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, एक्सप्लोजन के बाद एक पार्ट इधर गया तो दूसरा पार्ट या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर और किसी भी डायरेक्शन में आपने करा, एक पार्ट को इधर करा, दूसरे वाले पार्ट को आपने इधर करा, तो नेट इन दोनों का इनके बीच में आएगा, जबकि चाहिए राइट में। तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी केवल एक ही केस में बच्चों की, अगर पूरा बॉम्ब इधर जा रहा था, एक पार्ट को आपने इधर भेजा तो दूसरे वाले पार्ट को आप उसके उसी डायरेक्शन में रखिए। आप या तो इस डायरेक्शन में रखिए या इस डायरेक्शन में रखिए, तभी जाकर इनका नेट इसी डायरेक्शन में आएगा। और किसी भी डायरेक्शन में कर दिया तो नेट उनके बीच में हो जाएगा, जो कि अलोंग राइट वर्ड नहीं आ पाएगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ आपने भी शायद समझने में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया हो, और अगर ये वाली प्रॉब्लम नहीं कराता तो शायद मैं आपको ये बात अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती जितने अच्छे से अभी क्लियर हो पाई होगी, शायद हो गई होगी भैया। कि अगर देखिए एक पार्ट इधर गया, दूसरे को इधर भेजा तो नेट इन दोनों के बीच में आएगा, जबकि इधर चाहिए, नहीं हो पाया। अगर एक इधर गया, एक इधर गया तो नेट इधर आएगा, जो कि इधर नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइकवाइज एक इधर गया, एक इधर गया, नेट इधर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बच्चों वहाँ तो बड़ी सरलता से ये काम हो गया। होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात किसी को समझ में नहीं आई हो सर कि आपने यहाँ पे मास ग्राम में रखा है और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखा है।
आया होगा कुछ लोगों के दिमाग में बच्चों, और जिनके दिमाग में आया होगा अब वो जरूर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि भैया ये सर को मालूम पड़ गया, हमारी गलती या हमारा प्रश्न समझ में आ गया। बच्चों ये 100 ग्राम है, तो यहाँ ग्राम है तो फिर मास को, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में क्यों रखा? बच्चों बात ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपने अगर मास को ग्राम में रखा है तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में आप नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। या मुद्दे की जो बात है बच्चों वो क्या है बताऊंगा आपको। अगर ये ग्राम में है तो ये भी तो ग्राम में, ये भी तो ग्राम में, तो ये ग्राम ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाने, काहे की टेंशन बच्चों। ये ग्राम में है तो ये भी तो ग्राम में, ये भी ग्राम में। आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो इधर भी करो, इधर भी करो, इधर भी करो। अब जब मुझे बराबर लिखना ही है बाद में, तो फिर अगर मैं उसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूं, 1000 से डिवाइड करूं भी सही, तो काय को इतनी मगजमारी करने का बाबा। इधर 100, इधर 1000 से करोगे, इधर भी करोगे, इधर से भी करोगे, बाद में अल्टीमेटली उसको कैंसिल कर दोगे, बाद में अल्टीमेटली उसको कैंसिल कर दोगे। व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम देन यू विल डिवाइड बाय 1000, व्हेन यू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम देन यू विल डिवाइड बाय 1000, व्हेन यू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम यू विल डिवाइड बाय 1000, फिर बाद में कैंसिल करोगे। सो इट्स बेटर कि हम टाइम की हमारी इस तरह से बच्चों बर्बादी ना करें। तो ये बच्चों हमने जो देखा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है बच्चों। जो भी फिनोमिना ऐसे हैं जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है बच्चों, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर भी बेस्ड है। हमने जैसे ये देखा बच्चों, ऐसे ही रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट प्रपोल्शन, ये बच्चों एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना है या एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ पर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर भी बेस्ड है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब रॉकेट को ऊपर भेजा जाता है, फिर भले वो दिवाली का रॉकेट हो या अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट हो, वो कुल मिलाकर क्या होता है, रॉकेट से गैसें बाहर निकलती हैं। रॉकेट गैसों पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और गैसें रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं। भाई रॉकेट ने फोर्स किस पे लगाना है, गैस पर, और गैस ने फोर्स किस पे लगाना है, रॉकेट पर। तो दैट इज अ फिनोमिना बच्चों जो कि इसी पर बेस्ड है। तो देयर आर वेरियस एप्लीकेशन बच्चों। हम जो है वो अगर एक चिकना फर्श ले लें बच्चों, तो चिकने फर्श पर हम नहीं चल पाते हैं, जिसपे पानी गिरा हुआ है, स्लिपरी फर्श है बच्चों अगर मान लीजिए कोई, तो स्लिपरी फ्लोर पे हम अच्छे से नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि देखिए हम जब चलते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि हम जब चलते हैं तो हम सड़क पर पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं। आप चल कर देखिए, मैं मेरे पाँव नहीं दिखा पाऊंगा आपको इस कैमरे की मदद से, बट एक बात है बच्चों कि अगर हम चलते हैं तो हम सड़क पर पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं। अब वो क्या होता है, और हमको रिएक्शन मिलता है उसके अगेंस्ट और हम आगे बढ़ते हैं। अब स्लिपरी फ्लोर जो होता है बच्चों, वो उतना रिएक्शन ऑफर नहीं कर पाता है, और वो उतना रिएक्शन ऑफर नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग नहीं चल पाते हैं। या इसी तरीके से बच्चों, अगर हम किसी कील को दीवार में ठोक रहे हैं तो हम उसको पकड़ के ठोकते हैं, उसको पकड़ के ठोकते हैं ताकि उसको पकड़ते हैं तो उससे हमको रिएक्शन प्रॉपर मिल पाता है और जिससे वो उसमें पेनिट्रेट कर पाता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने उसको बिना पकड़े ठोका तो फिर वो आप उसको इतने अच्छे से नहीं ठोक पाएंगे, क्योंकि फिर वो फिसल जाएगा। वो कील जो है बच्चों आप देखेंगे, अगर उसको आपने कर दिया और सिंपली ठोके तो वो फिसलेगा। आपको उसको पकड़ते हैं, एक तो हाँ, हम डेली लाइफ में तो ये बोलते थे कि हाँ साहब उसकी पकड़ स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन बेसिकली जो पर्पस है बच्चों, उसका पर्पस क्या होता है कि हम अगर उसको हम होल्ड कर रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रॉपर आपको जो है साहब वो रिएक्शन मिल पाता है, और प्रॉपर रिएक्शन मिल पाता है, और उसकी वजह से आप लोग कील को ठोक पाते हैं। ये जो रॉकेट प्रोपल्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, इसको तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अलग से ही पढ़ेंगे। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ की बच्चों बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। ये तो मैंने कुछ एक बताई, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों ढेरों खजाना गड़ा पड़ा है यहाँ पर। स्कूल लेवल पे कई बार एप्लीकेशंस पूछ ली जाती हैं बच्चों, तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब है, रॉकेट प्रोपल्शन है। मैंने बोला आपसे मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में अलग से और बात करूंगा बच्चों। और रिकॉइलिंग ऑफ गन है, या सेलिंग ऑफ बोट है, या स्विमिंग है बच्चों, या वॉकिंग ऑन रोड है, या कील को ठोकने वाली जो बात हमने कही बच्चों, या फिर जैसे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं बच्चों, अंतरिक्ष में जब एस्ट्रोनॉट को उनके स्पेस क्राफ्ट में वापस से अंदर जाना हो तो वो क्या करते हो, तो जब उनको जाना होता है तो वो जिस तरफ उनको जाना होता है तो उसके अपोजिट कुछ मास फेंकते हैं, उसके अपोजिट कुछ मास फेंकते हैं बच्चों। तो उससे कारण क्या होता है कि जब मास इधर फेंकेंगे पीछे की तरफ तो उनको मोमेंटम आगे की तरफ मिलेगा, और उस कारण वो स्पेसशिप में अंदर घुस पाते हैं बच्चों। तो ये एक शायद आप लोगों ने डिस्कवरी वगैरह पे, चैनल्स वगैरह पे या नेट पे कभी देखा भी हो कि अगर उनको स्पेस क्राफ्ट पे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ग्रेविटी तो होती नहीं है वहाँ पर, तो ग्रेविटी होती नहीं है तो वहाँ पर रिएक्शन तो आपको मिल नहीं पाता है। सो दे यूज टू थ्रो सम मास बिहाइंड देम, तो उन्होंने मास पीछे फेंका, मोमेंटम उनको आगे मिल गया और वो धड़ाधड़ जो है भैया स्पेस क्राफ्ट घुस जाएंगे।